माई पोस्ट अपोकलिप्टिक शेल्टर लेवल्स अप इन्फिनिटली। अध्याय 61। दोस्तों, आपको अकेला नहीं रहना है। डूम्सडे कैलेंडर के 433वें दिन मागू की लिखावट अचानक रुक गई। वह पतली सी छोटी डायरी उसके लिए बहुत ज़रूरी लग रही थी। दर्जनों पन्ने भर जाने के बाद उसने नए पन्नों को पीछे टेप से चिपकाने के लिए कई दूसरे कागज़ों का इस्तेमाल किया। कागज़ की क्वालिटी को देखकर ऐसा लगता है कि डूम्सडे कैलेंडर के 200वें और 340वें दिन के बीच मागू का रहन सहन का स्तर सबसे अच्छा था। हालांकि 344वें दिन आए आपदा के बाद मागू के शेल्टर का विकास ग्राफ खराब होने लगा और उसमें सीधी गिरावट दिखने लगी। साफ तौर पर रिकॉर्ड की गई 19 आपदाओं में सूमो को न्यूरोपैथिक एसिड रेन या बर्फीला तूफान नहीं मिला। वहां सिर्फ संख्या में बताई गई आपदाएं थीं। सुपर बर्फबारी 72 घंटे, बड़ी बाढ़ 72 घंटे, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 72 घंटे, बदले हुए जानवरों का दंगा 72 घंटे, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस 72 घंटे, उल्कापिंड का असर 30 पत्थर, पौधों की महामारी 48 घंटे, तापमान 60 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे। ये साफ नहीं है कि यह मागू के रिकॉर्ड में कोई समस्या थी या दोनों गेम अलग अलग वर्जन के थे। रिकॉर्ड में शुरुआती सुरक्षा वाली आपदाएं नहीं थीं, न ही साफ तौर पर बताई गई आपदाएं थीं। कोई सिर्फ उन सीधे सादे शब्दों के पीछे इंसानों की जिंदगी को देख सकता था। मागू ने अपनी डायरी में एक से ज़्यादा बार इस बारे में अंदाज़ा लगाया कि इंसानियत आपदाओं का सामना क्यों कर रही है, लेकिन हर बार जब वह अंदाज़ा लगाता तो वह अपने पिछले अंदाजे को गलत साबित कर देता। शुरुआती एलियन युद्ध से लेकर एक ऊंची सभ्यता की शरारत तक, एक जार में दिमाग से लेकर काल्पनिक साधना तक, मागू की सीमित कल्पना को उसकी हद तक धकेल दिया गया था। हालांकि सच्चाई क्रूर थी। आखिर में वह टिक नहीं पाया और वह इंसान नहीं बन पाया जिसे ये राज पता था। मागू का पतन तब शुरू हुआ जब उसने बड़े पैमाने पर बेहतर फसलें लगाईं, लेकिन पौधों की बीमारियों को रोकने के प्रभावी तरीके उसके पास नहीं थे। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यहीं से उसकी पिछली जमा पूंजी मजाक बन गई, जिससे उसे मजबूरी में अपनी पुरानी संपत्ति बेचकर जिंदगी बचाने का सामान खरीदना पड़ा। उसने सामूहिक कब्र के खंडहरों में आखिर तक जिंदा रहने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल किया और थर्मल हथियार वर्कबेंच का मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट हासिल किया। फिर उसने सही समय का इंतजार किया जब तक कि उसने वर्कबेंच नहीं बना लिया, जिसके बाद वह मशहूर हो गया। उसने छोटे थर्मल हथियार बेचकर शुरुआत की और काफ़ी नाम कमाया, लेकिन बदकिस्मती से वह अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाल नहीं पाया। अफसोस, कितनी दुख की बात है। सूमो ने मागू की डायरी में लिखी कई अनचाही बातों को पछतावे की नज़र से देखा। जो लोग आखिरी 1% तक जिंदा बचे थे, उनमें से एक होने के नाते मागू भी असाधारण अनुभवों वाला इंसान था, लेकिन बस इतना ही कहा जा सकता है कि शायद उसकी किस्मत आखिर तक साथ नहीं दे पाए। एक तेल के कुएं और 2 मंजिला हाई लेवल शेल्टर के साथ मागू एक छोटे से इंसान के तौर पर काफ़ी मशहूर था। हालांकि इस समय सूमो न तो आहें भर रहा था और न ही भविष्य के बारे में निराश महसूस कर रहा था। मागू को अपने शेल्टर को मौजूदा हालत में लाने में 400 से ज़्यादा दिन लगे, फिर भी सूमो को उसके लगभग उसी शुरुआती लाइन तक पहुंचने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा। और मेरे पास तो सिस्टम भी है। जब तक 400 दिन होंगे, मेरे शेल्टर की ताकत शायद उससे कम 100 गुना ज़्यादा होगी। हो सकता है कि मैं आखिर में सायोनिक शेल्टर में अपग्रेड भी कर पाऊँ। मागू की नोटबुक को अपने स्टोरेज स्पेस में रखने के बाद सूमो के दिल का उदासीपन दूर हो गया और भविष्य का कोई डर नहीं रहा। सिर्फ कमज़ोर लोग ही आगे के रास्ते से डरते हैं, रुक जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन मजबूत लोग बहादुरी से आगे बढ़ते रहेंगे। बंकर के सामने के गेट को टटोलते हुए ये पक्का करने के लिए कि वह खराब हो गया है, उसे 2 बार खींचा। सूमो ने सिस्टम को एक्टिवेट करके उसके फीचर्स चेक किए। लेवल 1 अलॉय शेल्टर वॉल्ट दरवाज़ा नॉर्मल खराब। विवरण: अलग अलग अलॉय के मिश्रण से बना एक वॉल्ट दरवाज़ा। लंबे समय तक मेंटेनेंस न होने के कारण कब्जे अभी खींचने में बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अपग्रेड के निर्देश: मरम्मत 20 तोड़ना 450, अपग्रेड मटीरियल 1100, इलेक्ट्रिक में बदलना 750। लगता है ये सिर्फ मेंटेनेंस की कमी की वजह से है, शायद कब्जे जाम हो गए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 20 पॉइंट्स लगेंगे जो मैं आसानी से दे सकता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के सूमो ने इस कम कीमत पर इसे ठीक करने का फैसला किया। उसके 31 सर्वाइवल पॉइंट्स में से 20 पॉइंट्स काट लिए गए और हरी रोशनी फैल गई। 2 भारी चरमराहट की आवाज़ें सुनने के बाद इस बार सूमो ने फिर से वॉल्ट के बगल वाले हिंज डिस्क को खींचने की कोशिश की और सच में पहली मंजिल का वॉल्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। हिंज डिस्क के हर मैकेनिकल घुमाव के साथ वॉल्ट का दरवाज़ा लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता था। वह तब तक घुमाता रहा जब तक कि वह लगभग 2/3 ऊपर नहीं उठ गया। फिर सूमो ने जोर लगाकर हिंज डिस्क को नीचे खींचा और उसे कैच में लॉक कर दिया। 2 या 3 मिनट इंतजार करने के बाद, ये पक्का करने के बाद कि यह अलॉय का दरवाज़ा अचानक नीचे नहीं गिरेगा, सूमो आत्मविश्वास से बगी में वापस आ गया।
आखिरकार मैं इस चीज़ को बाहर निकालने वाला हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ एक हफ्ते में मेरे पास सूमो के पास दुनिया में आज़ादी से घूमने के लिए एक गाड़ी होगी। बगी के अंदर बैठकर सामने खुले वॉल्ट के दरवाजे को देखते हुए दिखावा करने की एक ज़बरदस्त इच्छा सूमो के दिल में उमड़ पड़ी, लगभग फूटने वाली थी। इतने कम समय में उसे एक कार मिल गई, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं था। बिना घर लौटे दौलत कमाना रात में अच्छे कपड़े पहनने जैसा है। मरे हुए आदमी का प्राइवेट मैसेज खोलकर सूमो ने पैनल बंद करने और संतोष के साथ अपनी सीट बेल्ट बांधने से पहले बार बार दर्जनों बार मेरे पास एक कार है भेजा। इग्निशन बटन को फिर से दबाने पर एग्जॉस्ट पाइप से काले धुएं के दो गुबार निकले। धप 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 धप। इंजन सिलेंडरों के जोरदार काम करने की आवाज़ बिना साउंड इंसुलेशन के पूरी तरह से सूमो के कान के पर्दों तक पहुंची, जिससे एक गूंज पैदा हुई। डेजर्ट बगी का गियर स्टिक बिल्कुल बीच में था, जिसमें सिर्फ 2 गियर थे। आगे पीछे ब्रेक पर पैर रखकर चिकन लेग के आकार के गियर स्टिक को पकड़कर और जोर से धक्का देने पर एक खट की आवाज़ के साथ गियर सफलतापूर्वक लग गया। धीरे धीरे सूमो का बायां पैर जो ब्रेक पर था धीरे धीरे अपना जोर कम करने लगा। ब्रेक हटने से गाड़ी धीरे धीरे कांपने लगी और ब्रेक पूरी तरह से हटने के बाद वह आगे बढ़ने लगी। इस समय सूमो इस धीमी गति को और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका दायां पैर सीधे एक्सीलरेटर पर चला गया। इंजन से एक धीमी दहाड़ निकली। अगले ही पल बगी धनुष की डोरी से निकले तीर की तरह अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ एक सेकंड में बनकर से एक पीली भूरी परछाई निकली। हॉर्स पावर की धीमी दहाड़ आसमान और जमीन के बीच लगातार गूंज रही थी। 20, 40, 60 बंजर जमीन की खराब सड़कों पर सूमो ने एक ही बार में 60 मील प्रति घंटा की डरावनी स्पीड पकड़ ली। विंडशील्ड की रुकावट के बिना तेज हवा उसके रेन गियर के फेस मास्क से चाकू की तरह टकरा रही थी, सीटी बजाते हुए। ऊंची जगह पर खड़ा ओरियो एक पीली परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखकर अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और भेड़िए की तरह रोने लगा। चांदनी रात में सूमो और भी ज्यादा जोश से गाड़ी चला रहा था। बगी के पावरफुल हॉर्स पावर से मिलने वाला जोरदार धक्का और तेज हवा की सीटी जैसी आवाज़ एड्रेनालिन को बढ़ा रही थी। हालांकि समझदारी ने फिर भी सूमो से कहा, डीजल ज्यादा नहीं बचा है। 4-5 मिनट बाद एक बड़ा चक्कर लगाकर सूमो बगी को बंकर के गेट पर वापस ले आया। ओरियो बंकर के गेट पर बेचैनी से घूम रहा था। सूमो को वापस देखकर वह तुरंत बहुत खुश हो गया। सीधे कूदकर कार के रोल केज को कसकर पकड़ लिया, जैसे पूछ रहा हो, तुम बुरे आदमी मेरे मालिक को ले गए। सूमो हंसा, जल्दी से कार से बाहर निकला और ओरियो के सिर पर तब तक हाथ फेरता रहा जब तक छोटे बच्चे का गुस्सा शांत नहीं हो गया। अभी मेरे शेल्टर में पार्किंग की जगह नहीं है। जब आपदा आएगी तो मुझे इसे शेल्टर नंबर 2 में ही पार्क करना होगा। हालांकि शेल्टर नंबर 2 में मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन को आपदा से पहले वापस लाया जा सकता है। शेल्टर में वापस कदम रखा, वॉल्ट की चरखी नीचे की और वॉल्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। सूमो पहली मंजिल पर लौट आया। बेस में पहले से बनाया हुआ एक लकड़ी का बक्सा निकालकर सूमो ने ध्यान से मागू की खोपड़ी उठाई और ज़मीन से इकट्ठा की जा सकने वाली बड़ी हड्डियों को उसमें रख दिया। भाई मागू, तुम्हारी कार के लिए धन्यवाद। मैं सूमो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे अवशेष इकट्ठा करूंगा। अगर मैं जिंदा बचकर धरती पर लौट पाया तो मैं तुम्हारी डायरी ज़रूर अपने साथ लाऊंगा। लकड़ी के बक्से को धन्यवाद देते हुए 3 बार झुकने के बाद सूमो ने उसे अपनी स्टोरेज स्पेस में रखा और चढ़ने वाली रस्सी से ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह ढूंढकर एक फावड़ा निकालकर और जल्दी से एक बड़ा गड्ढा खोदकर सूमो ने मागू के अवशेषों वाला बक्सा उसमें रखा और उसे दफनाने लगा। चांदनी रात में जैसे जैसे चम्मच भर मिट्टी धीरे धीरे हड्डियों के बक्से को ढक रही थी, सूमो ने आह भरी और बुदबुदाया, दोस्त, तुम्हें अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं सबसे ऊंची जगह पर इस तारों वाले आसमान को देखो, इस विशाल ज़मीन को देखो। एक दिन इंसानियत इस बंजर ज़मीन पर राज करेगी। एक दिन इंसानियत की किस्मत वापस अपने हाथों में आ जाएगी। विशाल चांदनी में सूमो ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसे आसमान में भूरे बादलों से घिरा मागू का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, एक सच्चा आदमी जो कभी भगोड़ा नहीं बना। मरे हुए चले गए, लेकिन जिंदा लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मागू की नोटबुक पकड़े हुए सूमो को अपने ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। लेकिन ये दुख का समय नहीं था। ओरियो पहले ही नीचे बार बार भौंक रहा था, साफ तौर पर बगी के बारे में बहुत उत्सुक था। जमीन पर निशान साफ करने के बाद सूमो हल्के कदमों से तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा। बगी में एक सिंगल सीट कॉकपिट था, लेकिन इंजन के पीछे मागू ने एक छोटा अतिरिक्त कंपार्टमेंट जोड़ा था, शायद थोड़ा सामान ले जाने के लिए। ये जगह ओरियो के बैठने के लिए एकदम सही थी। उसने ओरियो को उठाया और उसे पिछली सीट पर बिठा दिया, फिर उसे सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सीट बेल्ट निकाली और ओरियो को बांध दिया।
बाद में इधर उधर मत घूमना, ध्यान रखना कि गिर न जाओ और अपाहिज कुत्ता न बन जाओ। ओरियो को थोड़ा डराने और उसे स्पार्की की तरह आज्ञाकारी तरीके से आराम से बैठे देखकर सूमो मुस्कुराया और वापस आगे आ गया। वह झुका और कॉकपिट में बैठ गया, सीट बेल्ट बांधी और कुशलता से इग्निशन बटन दबाया। बगी फिर से एक हल्की आवाज के साथ चालू हो गई। पीछे बैठा ओरियो साफ तौर पर चौंक गया था, लेकिन सूमो की चेतावनी के कारण उसने कोई अचानक हरकत नहीं की। सब कुछ ठीक है, ये दोबारा चेक करने के बाद सूमो ने गियर लीवर को ड्राइव में डाला और ब्रेक छोड़ दिया। बगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वूफ वो अवो। ओरियो ने हैरानी से अपने पंजों को देखा, ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ किए वह आगे क्यों बढ़ रहा है। हालांकि अगले ही सेकंड जैसे ही सूमो ने एक्सीलरेटर दबाया, हवा का एक तेज झोंका तुरंत ओरियो के खुले मुंह में भर गया, जिससे वो की आवाज आई। वुफ वो। ओह हाँ, एक बार फिर तेज हवा महसूस करते हुए सूमो उत्साह से चिल्लाया, उस पल में खो गया। इंजन की जोरदार आवाज से एक ऐसी साउंड वेव निकली जो धरती पर किसी लग्जरी वियाट स्पोर्ट्स कार से कम प्रभावशाली नहीं थी। ऊपर उड़ते हुए पक्षी चौंक गए और बिखर गए। उत्साहित होकर उसने रेडियो को छुआ और म्यूजिक बटन दबाया, और एक सबवूफर जैसी आवाज बंजर जमीन पर गूंजने लगी। एक अंधेरे रेगिस्तानी हाईवे पर मेरे बालों में ठंडी हवा, कोलिटास की गर्म खुशबू हवा में ऊपर उठ रही है। आगे दूर मैंने एक चमकती हुई रोशनी देखी। मेरा सिर भारी हो गया और मेरी नज़र धुंधली हो गई। मुझे रात के लिए रुकना पड़ा। वह दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने मिशन की घंटी सुनी और मैं खुद से सोच रहा था, ये स्वर्ग हो सकता है या यह नरक हो सकता है। एक क्लासिक गाना, होटल कैलिफोर्निया, जिसके बारे में मागू को नहीं पता था कि उसे यह कहाँ से मिला, ओरियो की हल्की आवाज़ों के साथ पूरे इलाके में मधुरता से गूंज रहा था। लगभग 40 गज की स्पीड से जब तक गाना खत्म हुआ, वे पहले ही शेल्टर के सामने वापस आ चुके थे। इस स्पीड से मैं कल नोल की साल्टपीटर खदान को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। उसने ओरियो को उतारा, जो डरा हुआ था और फिर भी और चाहता था, एक और राइड के लिए इशारा कर रहा था, और उसे ज़मीन पर रख दिया। सूमो ने बगी के लिए एक गराज बनाना शुरू किया। जगह ठीक वही थी जहां हुआन बियाओ और उसके ग्रुप ने पहले खुदाई की थी। इन लोगों ने सच में मेरी बहुत मदद की। जब तक मैं एक रैंप बनाता हूं और उसके ऊपर कुछ लकड़ी के तख्ते लगाता हूं, यह एक अस्थायी गराज बन जाएगा। सूमो हंसा, एक फावड़ा निकाला और मौजूदा खुदाई पर काम करना शुरू कर दिया। बेहतरीन क्वालिटी के एनहांसमेंट के तहत कंस्ट्रक्शन की स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज थी। 10 मिनट से भी कम समय में सूमो ने एक साधारण रैंप खोद लिया था, जिसका सिरा पत्थर की दीवार की सतह से मिलता था। हालांकि यह अस्थायी गराज कच्चा था, यह म्यूटेटेड जानवरों से बचाने के लिए काफ़ी था। जहां तक इंसानों की बात है, ऐसी रात में सूमो को विश्वास नहीं था कि कोई और उसके जितना हिम्मत वाला होगा, जो बंजर ज़मीन पर आज़ादी से घूमने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा अगर कोई होता भी, तो ओरियो की चौकसी और उसकी मौजूदा ज़बरदस्त ताकत के सामने वे बस एक्सप्रेस पैकेज डिलीवर कर रहे होते। बेस पर लौटकर सूमो ने जल्दी से कुछ लंबे लकड़ी के तख्ते बनाए और उन्हें बाहर लाकर रैंप के ऊपर बिछा दिया ताकि साधारण गराज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो सके। उसका सर्वे करने और यह पक्का करने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है, सूमो बगी में लौट आया। उसने इंजन फिर से चालू किया, एकदम सही रिवर्स पार्किंग की और फिर सामने का लकड़ी का बोर्ड नीचे किया, जो एक लकड़ी के बक्से की तरह एकदम फिट हो गया, जिससे बगी ढक गई। बहुत बढ़िया। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए सूमो ने संतोष से सिर हिलाया और बेस पर लौट आया। मैं बहुत तेजी से तरक्की कर रहा हूँ। जब मेरी बहन तैनात होगी तो मुझे डर है कि वह सोच भी नहीं पाएगी कि उसका भाई कितना कमाल का है। एक बड़ा घूंट सायोनिक पानी पीने के बाद और यह चेक करने के बाद कि शेल्टर के सभी दरवाजे बंद हैं, सूमो आराम से उस जगह गया जहां गनोल लेटा हुआ था। लगता है इसने रात का खाना नहीं खाया है ना। अपना सिर थपथपाते हुए सूमो को अचानक याद आया कि वह रात के खाने के दौरान क्या भूल गया था। हालांकि सुबह सायोनिक पानी और बिस्किट पेस्ट के इलाज से गनोल वॉरलॉक के घाव खराब नहीं हुए थे, वह बस भूखा होने की वजह से मरने वाला लग रहा था। सूमो ने चारों ओर देखा और थोड़े से बिस्किट निकाले, उन्हें फिर से थोड़े से सायोनिक पानी के साथ मिलाया और गनोल के सामने रख दिया। नमक की खान और गनोल कैंप की जगह मिलने से पहले गनोल वॉरलॉक मर नहीं सकता था। गनोल को खाना खाते हुए देखकर सूमो ने सिर हिलाया और बेस के बीच में लौट आया। बंजर जमीन पर रातों में समय का कोई अंदाजा नहीं होता था, हर कोई सबसे पुराने तरीके से ही समय का अंदाजा लगा सकता था, चांद की स्थिति देखकर। रात के 11 से 12 बजे के आसपास होना चाहिए। ये दुख की बात है, बंजर जमीन पर आने के बाद कौन नाइट लाइफ का मजा ले सकता है। उसने अपने कपड़े सीधे किए जो पीले पड़ने लगे थे और कुछ हद तक तिरस्कार से उन्हें बदल दिया। सूमो बिना शर्ट के एक छोटा कप पानी डाला और अपना मुंह धोने के लिए कल्चर मीडियम के पास गया। स्पार्की और लिटिल स्पार्की इस समय पहले ही सो चुके थे।
जब उन्होंने सूमो को देखा तो उन्होंने बस प्रतीकात्मक रूप से अपना सिर उठाया, फिर आराम किया और वापस लेट गए। जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एक डेस्क लैंप और एक इलेक्ट्रिक कंबल के साथ मेरा शेल्टर, सूमो का शेल्टर, आखिरकार अच्छा लग रहा है। मुंह धोने के बाद वह मटीरियल वेयरहाउस में लौटा और दिन में ट्रेड करके ली हुई डेस्क लैंप और इलेक्ट्रिक कंबल उठा ली। वह मास्टर बेडरूम में गया, इलेक्ट्रिक कंबल बिछाया और डेस्क लैंप को प्लग इन कर दिया। सूमो आराम से छोटे बिस्तर पर लेट गया। अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद कुछ ही दिनों में मैं पूरा बारूद या फिर एक अपग्रेडेड एक्सप्लोसिव पैकेज भी बना पाऊंगा। तब तक, सूमो ने संतोष के साथ मन ही मन सोचा, जब तक वह एक्सप्लोसिव पैकेज बना सकता था, नोल कैंप को हवा में उड़ाना उसके लिए बहुत आसान होगा। उस समय नोल द्वारा गिराए गए खजाने के बक्से निश्चित रूप से संसाधनों का एक अकल्पनीय रूप से बड़ा खजाना होंगे। उसने तो ये भी सोचा कि क्या उसे सिल्वर या गोल्ड टियर खजाने के बक्से मिल सकते हैं और सायोनिक एनर्जी जैसी चीजें खोल सकता है। सूमो खुद को उत्साहित होने से रोक नहीं पाया, वह जोर से चिल्लाना चाहता था, ये नोल बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे शांत होने के लिए चैट देखनी होगी, नहीं तो मैं आज रात एक्साइटमेंट के मारे सो नहीं पाऊंगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डेस्क लैंप की नर्म रोशनी ने बेडरूम को गर्माहट से भर दिया। अगर कोई बंजर जमीन की सच्चाई को नज़रअंदाज कर दे तो यह आदिम विशेषताओं वाले गेस्ट हाउस जैसा लग रहा था। आरामदायक लेटने की पोजीशन बदलने के बाद सूमो ने थोड़ा ध्यान लगाया। भ्रम वाला गेम पैनल सर्रा से सामने आ गया। अपना ध्यान केंद्रित करके और वर्ल्ड चैट चैनल को चुनकर मैसेज धीरे धीरे स्क्रॉल होने लगे। रात के इस समय तक ज्यादातर लोग अपने रोजाना के मेगाफोन बोलने की संख्या का इस्तेमाल कर चुके थे और सिस्टम द्वारा फिल्टर किए गए बाकी मैसेज बहुत तेजी से स्क्रॉल नहीं हो रहे थे। उसने चारों ओर देखा कि कोई पहले से ही डेमी ह्यूमन जीवों का जिक्र कर रहा था। सिर हिलाया और रीजनल चैनल पर स्विच किया। डेमी ह्यूमन जीव इंसानों के साथ इस दुनिया में आए थे और अब तक बहुत से लोग इन अजीब जीवों से मिल चुके होंगे। हालांकि वर्ल्ड मैसेज में किसी ने भी इन जीवों की विशेषताओं के बारे में खास तौर पर नहीं बताया था, बस सावधान रहने के लिए कहा था। पहली आपदा से बचने के बाद रीजनल चैनल में मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी। 2 दिनों में ये केवल 1000 से घटकर 982 लोग हो गई थी। माना जाता है कि केवल 18 बदकिस्मत लोगों को खतरा या किसी और वजह से मौत का सामना करना पड़ा था। क्योंकि बोलने पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए रीजनल चैनल में दर्जनों लोग फालतू की बातें कर रहे थे, जैसे क्यू ग्रुप चैट में होता है। फीजी, बहुत भूख लगी है भाइयों। एक टपकते हुए लकड़ी के घर के फर्श पर लेटा हूं, सिर से पैर तक ठंड लग रही है। ये दिन कब खत्म होंगे? लियांग जियान, ऊपर वाले भाई, तुम फिर भी खुशकिस्मत हो। मैंने आज इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट खाया और आज रात 10 हो गए, मैं तो लगभग मर ही गया था। लियांग जियान, क्या कोई पुराना एक्सपर्ट है जिसे पता हो कि दस्त में जो निकलता है वह खाने लायक होता है? भाइयों, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। ना वेनिक सिंह, लियांग जियान, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शेल्टर काफी अच्छा है। इतनी बुरी हालत, तुम तो अब गंदगी खाने पर उतर आए हो। लियांग जियान, अच्छा मेरा घंटा, मुझे लगता है कि यह शेल्टर कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगा। पहले म्यूटेटेड जानवर इंसानों का पीछा करते थे, अब इंसान म्यूटेटेड जानवरों का पीछा करते हैं, ये तो अजीब है। लियांग जियान, मैं बस अब टिका हुआ हूँ, तब तक टिका रहूंगा जब तक ट्रेडिंग सीक्रेट एरिया नहीं खुल जाता, फिर मैं गॉडसू से कुछ चीज़ों के लिए एक्सचेंज करूंगा। काई जुनफेंग, क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ अच्छा है क्या? लियांग जियान, हे, यह एक राज है। वैसे भी सब लोग अगर हो सके तो टिके रहो। किस्मत से हमारे चैनल में अभी भी गॉडसू हैं। मैंने सुना है कि कुछ दूसरे बेकार चैनलों के लगभग आधे लोग खत्म हो गए हैं और कोई भी ऐसा जबरदस्त इंसान नहीं है जो सबको हिम्मत दे सके। डूफो, सबके लिए एक टिप, झाड़ियों की छाल असल में खाने लायक होती है। मैंने आज कुछ खाए और उसका स्वाद काफी अच्छा था। अगर सच में बहुत भूख लगी है तो वही खा लो, ये मिट्टी खाने से तो बहुत बेहतर है। एम्मा डेविन, वैसे मिस्टर सूमो अब पेट भरकर खा पा रहे होंगे, है ना? रोना आ रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। लिली हारून, 2 दिन और रुक जाओ जब तक मेरा खाना खत्म नहीं हो जाता, फिर मैं भी वर्ल्ड चैट पर किसी शेल्टर में पनाह लेने जाऊंगी। आह जी डोंग, ऊपर वाले बेवकूफ, कैटफिश मत बन जाना। लिली हारून, आह, कैटफिशिंग क्या है? रीजनल चैनल को देखते हुए, जहां लगभग हर कुछ वाक्यों में उसका नाम लिया जा रहा था और पूरब और पश्चिम के बीच कल्चरल डिफरेंस की वजह से हो रही बातचीत की दिक्कतों को देखकर सूमो ने लाचारी से मुस्कुराया और चैट पैनल बंद कर दिया। अगर इन लोगों को पता होता कि वह तले हुए मीट पैटीज, तले हुए बिस्किट क्रिस्प्स खा रहा था और सायोनिक पानी पी रहा था, कि वह रात को नर्म बिस्तर पर सोता था, उसके बिस्तर के पास एक हल्की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जलती थी और यहाँ तक कि उसका बंदी गनोल भी सायोनिक पानी और बिस्किट पेस्ट खाता था, तो वे शायद पागलपन की हद तक जलते। बस बहुत हो गया, अब सोने का समय है। मुझे कल सुबह कैंप घूमने के लिए जल्दी उठना है।
कल करने वाले कामों के ढेर के बारे में सोचते हुए सूमो को धीरे धीरे नींद आने लगी। उसने हाथ उठाया और बिस्तर के पास रखी नर्म वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली डेस्क लैंप बंद कर दी और शेल्टर में सन्नाटा छा गया। डूम्सडे कैलेंडर 8 जनवरी। आपके लगाए पौधे अप्रत्याशित रूप से उगाए, इसके पीछे की छोटी सी कहानी दिल को सुकून देती है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1-0। आपने शेल्टर को फिर से डिज़ाइन किया है और इसकी आपदा प्रतिरोध क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। आपने शेल्टर का पहला हाई पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी टूल बनाया। वर्कबेंच। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1-0। पहली बार आपने सुपीरियर ग्रेड का टूल हाथ से बनाया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1-0। पहली बार आपने फाइन ग्रेड का टूल हाथ से बनाया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5-0। पहली बार आपने सुपीरियर ग्रेड का मटेरियल हाथ से बनाया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1-0। आपके शेल्टर में एक नया सदस्य आया, आप बहुत खुश हैं और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1-0। अब आपके पास पोस्ट एपोकैलिप्टिक बंजर भूमि में पहला सुपीरियर ग्रेड वाहन है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। होस्ट के रहने के माहौल को स्कैन किया जा रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। आज 88 पॉइंट्स मिले। अंतिम कुल सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 588। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 599। वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है। हे भगवान, एक ही बार में लगभग 600। लगता है सिस्टम का सही इस्तेमाल बाहर जाकर मुसीबत खड़ी करना है। सिस्टम का प्रॉम्प्ट ठीक 8 बजे आते ही देखकर सूमो बहुत खुश हो गया। कल रात सोने से पहले वह सिर्फ 11 सर्वाइवल पॉइंट्स को लेकर परेशान था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम आज सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी देगा, जिससे सारा दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। गेम पैनल में मरे हुए आदमी की पीएम विंडो खोलते ही सूमो के दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। जैसे ही टेक्स्ट की लाइनें दिखाई दीं। आज बंजर ज़मीन में मेरा 8वां दिन है। मेरी प्रोग्रेस ज़बरदस्त है। किसने सोचा था कि मैं इस तबाही में पहले ही कार का मालिक बन जाऊंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं सूमो, शांत रहो। कुछ इनाम मिलने पर इतना घमंडी होना। शांत रहो। आज का मिशन कोबोल्ड्स की नाइट्रेट माइनिंग साइट की जासूसी करना। अगर समय मिला तो उनके कैंप का पता लगाना। बहुत ज़रूरी। यह एक मुश्किल लड़ाई हो सकती है। अपनी चौकसी कम नहीं करनी है। हर गियर को मैक्सिमम तक अपग्रेड करो। सुरक्षा सबसे पहले। शाम 7 बजे से पहले शेल्टर वापस आना है। सूरज डूबने के ठीक बाद कभी भी रात बाहर नहीं बितानी। मैं तैयार हूँ। खुश होकर उसने पीएम पेज बंद किया, अपनी बॉडी को टाइट किया और एक के पप के साथ सूमो सीधे बिस्तर पर उतरा। बंजर ज़मीन में मुश्किल से एक हफ्ता हुआ था और उसकी फिजिक पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लग रही थी। उसकी पुरानी काम की बीमारियां चली गई थीं, उनकी जगह कच्ची ज़बरदस्त ताकत आ गई थी। मेरे सारे दर्द अनलिमिटेड सायोनिक पानी से गायब हो गए और मेरी ताकत कम से कम 50% बढ़ गई है। मुट्ठी भींचकर उसने अपनी बाहों की नसों को फूलते हुए देखा, जैसे खून उनमें तेजी से दौड़ रहा हो। वह पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। इंसानी शरीर एक खजाना है। अगर एक आम इंसान की ताकत 5 है और जिम जाने वाले की 6, तो 5 से 10 तक जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन 2 से 5 तक, यहाँ तक कि 6 तक पहुँचना काफ़ी फ्यूल और ट्रेनिंग से चौंकाने वाली तेज़ी से हो सकता है। सायोनिक पानी शायद अब तक का मेरा सबसे अच्छा फैसला है। संतोष की सांस लेते हुए उसने कल का सायोनिक पानी टैंक में रखा, थोड़ा सा एक बेसिन में डाला और अपने दांत ब्रश करना शुरू कर दिया। बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क पहले से ही जागे हुए थे, बेस के चारों ओर भागते हुए चहचहा रहे थे। ओरियो लिविंग रूम के कोने में सिकुड़ कर लेटा था, उसकी आंखें कोबोल्ड जादूगर पर टिकी थीं, हमेशा चौकस। शेल्टर की सुबहें अब ठंडी और खाली नहीं लगती थीं, अब उनमें एक फार्म हाउस जैसी गर्माहट थी। बेस का खाना बोरिंग हो रहा है, विटामिन के बिना ये डाइट ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगी। धोने, साफ करने और सब्जियों को पानी देने के बाद सूमो ने स्टोर रूम में सप्लाई के ढेर में छानबीन की। ताज़े फल और सब्जियां बंजर ज़मीन में लग्जरी हैं, उसके लिए भी। विटामिन न लेने का मतलब है ऐसी समस्याएं जिन्हें सायोनिक पानी भी ठीक नहीं कर सकता। एक हफ्ता ठीक है, लेकिन उनके बिना 2 या 3 हफ्ते दर्द और मानसिक तनाव लाते हैं। और मैं कुछ ही दिनों में बिस्कुट से ऊब गया हूँ। उसने बचा हुआ बैग उठाया और सप्लाई रूम से बाहर निकल गया। ताज़ा सामान मिलना मुश्किल नहीं है, बस काफ़ी क्रेट खोलो और कुछ न कुछ मिल जाएगा। म्यूटेंट कम होने के कारण टारगेट होना चाहिए। कोबोल्ड्स। वही पुराना बिस्कुट दलिया, 4 सर्विंग, बेस में सभी को एक कटोरा मिला। नाश्ते के बाद उसने बचे हुए खाने को बोतलों में भरा, ढक्कन कसे, उन्हें स्टोरेज स्पेस में रखा और वर्कबेंच की ओर चला गया। कोबोल्ड कैंप की जासूसी करने का समय हो गया था, गियर को पूरी तरह से ठीक करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक क्रॉसबो की रेंज अभी भी अच्छी है, अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाथापाई वाले गियर, भाला, सिरेमिक प्लेट आर्मर और गर्मी से बचाने वाला रेनकोट को लेवल अप करना होगा। एक सोच के साथ जाना पहचाना भाला बेंच पर दिखाई दिया। उसने सिस्टम को बुलाया और ध्यान लगाया। क्वार्कस लकड़ी का भाला।
विवरण: एक बिल्कुल नया लकड़ी का भाला, बारीक दाने वाला, उड़ते रेशम जैसा हल्का, लोहे जैसा सख्त, बहुत खतरनाक। अपग्रेड पाथ 1: बढ़िया लोहे के भाले में बदलें, कठोरता और लचीलापन बढ़ाएं, धार तेज करें, कीमत 55 सर्वाइवल पॉइंट्स। अपग्रेड पाथ 2: बढ़िया लोहे के भाले में बदलें, कठोरता और लचीलापन बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म जोड़ें, हमले की गति बढ़ाएं, कीमत 80 सर्वाइवल पॉइंट्स। एक समय था जब वह इलेक्ट्रिक भाला बहुत महंगा था, अब ये जेब खर्च जैसा है। कीमत पर मुस्कुराते हुए वह लोहे के ब्लॉक लेने के लिए स्टोर रूम की ओर भागा। 3 यूनिट डालने पर पाथ 2 की कीमत 65 पॉइंट्स हो गई। एक सोच, 65 पॉइंट्स चले गए। हरी बत्ती, मुझे हरा रंग दो, आज पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने देखा कि हरी चमक एक मेहनती मजदूर की तरह काम कर रही है, शाफ्ट पर हथौड़ा चला रही है। हवा में धातु से धातु टकराने की आवाज़ें गूंज रही थीं। खूबसूरत दाने वाली लकड़ी कांप उठी, टुकड़े गिर गए और नीचे चमकदार चांदी दिखाई दी। गिरने वाले टुकड़े गायब नहीं हुए, वे 12 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक पट्टी में मिल गए। एक क्लिक के साथ डिवाइस बट के चारों ओर लग गया, ऊपर की ओर घूमता हुआ। नोक लकड़ी से बदलकर मैट सिल्वर काली हो गई। जैसे ही चमक फीकी पड़ी, नया भाला टेबल पर गिर गया। सुमो ने उसे उठा लिया। बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला सुपीरियर। विवरण: खास लोहे से बना, अत्यधिक लचीलापन और कठोरता। खून के लिए खांचे वाला सिर। पूंछ में एक इलेक्ट्रिक ड्राइव है। खास मोटर थरस्ट की गति और मारक क्षमता को थोड़ा बढ़ाती है। मूल्यांकन: मेरा भाला खाओ, यूरोप। असेसमेंट: मेरा भाला खाओ, यूरोप। पुराने लकड़ी के भाले का वजन शायद 3 किलो था, जो उसकी नई बढ़ी हुई ताकत के लिए बहुत हल्का था। अब फाइन आयरन इलेक्ट्रिक भाले का वजन 10 किलो है, पूरी तरह से बैलेंस्ड। कुछ टेस्ट वार करने के बाद उसने ट्रिगर दबाया। कोई पावर नहीं। सिस्टम कभी एक पैसा भी नहीं छोड़ता, मुझसे बिजली का भी पैसा लेता है। उसने भाले को एक पावर स्ट्रिप में लगाया, फिर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेनकोट बेंच पर रख दिया। इसे रेनकोट कहना इसकी कीमत कम करना है। सुमो इसे शेल्टर के अंदर के कामों और हर शिकार के लिए पहनता था, ये सब कुछ करता था। इसकी हीट वेंटिंग का मतलब था कि तेज धूप में भी आराम मिलता था और यह नुकसानदायक किरणों को रोकता था। व्यक्तिगत लड़ने की ताकत को हमेशा के लिए नज़रअंदाज करना कोई ऑप्शन नहीं है। अब फुल स्केल टॉप टियर ओवरहॉल का समय है। शक्तिशाली रेनकोट। विवरण: एक रेनकोट जिसे कई बार अपग्रेड किया गया है। इसमें अभी 3 क्षमताएं हैं: शक्तिशाली बारिश से सुरक्षा, लाल और अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा और थोड़ी गर्मी से बचाव। अपग्रेड दिशा 1: रेनकोट का मटेरियल बेहतर करें, गर्मी से बचाने वाला मटेरियल डालें, पहनने में आराम बढ़ाएं, हवा से बचाव बढ़ाएं। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 85 चाहिए। अपग्रेड दिशा 2: रेनकोट का मटेरियल बेहतर करें, ऑप्टिकल मटेरियल डालें, पहनने वाले की छिपने की क्षमता बढ़ाएं, हवा से बचाव और गर्मी से बचाव थोड़ा बढ़ाएं। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 120 चाहिए। 2 दिशाएं: पहली साफ तौर पर आपदा से बचाव की दिशा में सुधार है, जबकि दूसरी लड़ने वाले कपड़ों की दिशा में विकास है। धप धप। सुमो ने एक हाथ से टेबल पर टैप किया, सिस्टम द्वारा दिए गए 2 ऑप्शन को देखते हुए सोच में डूबा हुआ था। पहले, जब रेनकोट को अपग्रेड किया जा रहा था तो सिस्टम ने इलेक्ट्रिक दिशा में विकास का ऑप्शन दिया था, लेकिन इस बार हैरानी की बात है कि इलेक्ट्रिक अपग्रेड दिशा हटा दी गई थी और उसकी जगह स्टील्थ दिशा आ गई थी। अभी की ज़रूरतों को देखते हुए दोनों अपग्रेड दिशाएं काम की थीं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी मदद कर सकती थीं। हालांकि अगर भविष्य के अपग्रेड दिशाओं को शामिल किया जाता तो यह मुश्किल हो जाता। जब आपदा आती है तो मुख्य चीज़ निस्संदेह जीवित रहने की तैयारी होती है, वरना सब बेकार की बातें हैं। यह महसूस करते हुए सुमो ने अब और हिचकिचाया नहीं और सीधे बोल दिया, मैं अपग्रेड दिशा चुनता हूँ। 2। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, 120 सर्वाइवल पॉइंट्स काट लिए गए। इस बार उसके शरीर से जो रोशनी निकली वह अब आम हरी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक लाल रोशनी थी जिससे गर्मी निकल रही थी। वह रोशनी सीधे रेनकोट पर पड़ी और उस पर चमकदार, चमकीले कण दिखने लगे। साफ तौर पर रेनकोट का जो मटेरियल पहले ढीला था वह बारीक होने लगा और उसका रंग वर्कबेंच के रंग जैसा होने लगा। क्या जादुई फंक्शन है! बस इसे टेबल पर रखने से ही इसमें कुछ हद तक ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी आ जाती है। ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट उत्कृष्ट। विवरण: एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला कॉम्बैट सूट जिसमें वाटरप्रूफिंग, एंटी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ साथ हल्की हवा से बचाव और गर्मी से बचाने की शानदार खूबियां हैं। खास क्षमता: ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी, एक खास एंगल पर नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मेटा मटेरियल और इन मटेरियल के आधार पर डिज़ाइन किए गए ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्टिकल स्ट्रक्चर रोशनी को मोड़ सकते हैं, जिससे ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी हासिल होती है। मूल्यांकन: अगर तुम अपग्रेड करते रहोगे, मेरा मतलब है अगर तुम एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकते हो। अपग्रेड किया हुआ ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट उठाते हुए सुमो ने उसे ध्यान से देखा और एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान दिया।
जब तक सामने से सीधे न देखा जाए, अगर ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट को देखने की लाइन से 45 डिग्री या उससे ज़्यादा के एंगल पर ले जाया जाता तो वह कुछ हद तक ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी दिखाता। उसने धरती पर ऐसा असर कभी नहीं देखा था, ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था। इसे पहनकर सूमो ने अपने हाथ पैर हिलाए और उसे पहले से बिल्कुल अलग एहसास हुआ। हालांकि पिछला रेनकोट शरीर से चिपका हुआ था, फिर भी थोड़ी दूरी थी और बड़े मूवमेंट के दौरान थोड़ा असुविधाजनक लगता था। लेकिन अपग्रेड किया हुआ ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट एक पतली फिल्म जैसा महसूस हुआ जो उसकी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। अगर वह जानबूझकर इस पर ध्यान न दे तो उसे ऐसा भी लग सकता है जैसे उसने कुछ पहना ही नहीं है, जैसे शून्य एक रेनकोट में लड़ रहा हो। पहले का प्लास्टिक का मास्क अब ज़्यादा एडवांस्ड मुलायम रबर में अपग्रेड हो गया था, जिससे इसकी सांस लेने की क्षमता और सुरक्षा और बेहतर हो गई थी। कॉम्बैट सूट के एहसास की जल्दी आदत डालने के लिए सूमो ने इसे न उतारने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपग्रेड करने के लिए आखिरी चीज़ सिरेमिक प्लेट आर्मर निकाला और उसे जांच के लिए टेबल पर रख दिया। हंटर का सिरेमिक प्लेट आर्मर। विवरण: बढ़िया मटेरियल, साफ सिलाई, अच्छी सुरक्षा, अनोखी छिपी हुई घास की खुशबू जो हंटर के शरीर की गंध को छिपा सकती है। अपग्रेड दिशा 1: आर्मर का आकार बदलें, आधे शरीर के हल्के आर्मर में बदलें, मटेरियल में थोड़ा सुधार करें, शरीर की गंध छिपाने की खूबी बनाए रखें, सुरक्षा बढ़ाएं। सर्वाइवल पॉइंट्स 105 चाहिए। अपग्रेड दिशा 2: आर्मर का आकार बदलें, निचले शरीर के हल्के आर्मर में बदलें, मटेरियल में थोड़ा सुधार करें, आर्मर का वजन कम करें, सुरक्षा बढ़ाएं। सर्वाइवल पॉइंट्स 130 चाहिए। अपग्रेड दिशा 3: आर्मर का आकार बदलें, पूरे शरीर के हल्के आर्मर में बदलें, मटेरियल में थोड़ा सुधार करें, इलेक्ट्रिक असिस्ट डिवाइस जोड़ें, सुरक्षा बढ़ाएं। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 180 चाहिए। दिए गए 3 ऑप्शन में से सूमो ने बिना ज़्यादा सोचे समझे अपग्रेड डायरेक्शन 3 को चुना। बिजली ही मुख्य प्रोडक्टिव फोर्स है। भविष्य में फनेस को पावर देने या एनर्जी बदलने के लिए किसी भी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक रिसोर्स हमेशा बिजली ही होगी। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ टेक्नोलॉजी से अनजान बाहरी लोगों की नज़र में वह भी जादू इस्तेमाल करने वाला इंसान होगा। बिना इलेक्ट्रिक डिवाइस के भले ही हथियारों को इतना अपग्रेड कर दिया जाए कि वे लोहे को मिट्टी की तरह काट दें और कवच बहुत मजबूत हो जाए, वह सिर्फ थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हाथापाई करने वाला योद्धा होगा। सर्वनाश में पर्सनल मार्शल ताकत के भरोसे क्लोज कॉम्बैट में कूदना बहुत जोखिम भरा होता है। सूमो इस स्थिति की गंभीरता को स्वाभाविक रूप से समझता था। मौजूदा मटेरियल डालने की कोशिश करने पर 2 यूनिट लोहे के ब्लॉक डालने के बाद अपग्रेड की कीमत 165 हो गई और उसके बाद और नहीं बदली। दांत पीसते हुए सर्वाइवल पॉइंट्स बचाने की इच्छा को दबाकर सूमो ने धीरे धीरे डायरेक्शन 3 को चुना। सिरेमिक प्लेट आर्मर, जिसने सूमो का जिंदगी और मौत में साथ दिया था, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। अगले ही सेकंड हरी रोशनी की भयानक शक्ति के नीचे वह पिघलकर ग्रे काले लिक्विड के एक पूल में बदल गया। हरी रोशनी एक अदृश्य बड़े हाथों की जोड़ी की तरह थी जो हवा में ही लिक्विड को आकार देना शुरू कर रही थी। जो लिक्विड कभी सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा था, वह धीरे धीरे जमने लगा और सूमो के शरीर के आकार के अनुसार धीरे धीरे अपने डिटेल्स को एडजस्ट करने लगा। 3 से 5 सेकंड बाद हरी रोशनी गायब हो गई। खटाक! बिना सहारे का आर्मर एक धीमी आवाज के साथ वर्कबेंच पर गिर गया। यह एक फुल बॉडी आर्मर था जिसमें न सिर्फ ऊपरी और निचले शरीर के हिस्से और शोल्डर गार्ड थे, बल्कि इसमें एक जोड़ी जूते और एक अजीब सा दिखने वाला हेलमेट भी शामिल था। हेलमेट को छोड़ो, अगर मैं इसे अभी पहन भी लूं तो भी अगर कोई मेरे सिर में गोली मार दे तो मैं मर ही जाऊंगा। हेलमेट पर बने जटिल पैटर्न को छूकर और यह चेक करके कि इलेक्ट्रिक डिवाइस हेलमेट पर नहीं था, सूमो ने उसे वापस इक्विपमेंट स्टोरेज में रख दिया। बड़ा हेलमेट ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट को फैला देगा जो एक स्कूल को उड़ाकर अम्यूजमेंट पार्क बनाने या हवा के खिलाफ काम करने जैसा होगा। ऊपरी और निचले बॉडी आर्मर भारी नहीं है और उन्हें पहनने से मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लगभग 10 किलोग्राम वजन वाला हल्का आर्मर न केवल कुछ हद तक सुरक्षा देता था, बल्कि यह भी पक्का करता था कि यह लड़ाई के दौरान बचने की स्पीड में रुकावट न डाले। हल्के आर्मर के 2 टुकड़ों का वजन करते हुए सूमो ने सिर हिलाया। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस जूतों में छिपा होगा। टेबल पर रखे हल्के आर्मर वाले जूते उठाकर सूमो ने उन्हें रोशनी में रखा और अंदर देखा। 2 लंबे पट्टी जैसे डिवाइस वैम्प से आगे से पीछे तक एड़ी तक फैले हुए थे। वह बता नहीं सका कि बैटरी कहाँ है, क्योंकि जूते बाहर से उसकी जगह को पूरी तरह से छिपा रहे थे। आसपास खोजने पर सूमो को जूते की एड़ी पर चार्जिंग पोर्ट और पैर के अंगूठे पर एक इंडक्टिव एक्टिवेशन बटन मिला। खतरे को अपने आप पहचानकर उसे एक्टिवेट न कर पाना इलेक्ट्रिक डिवाइस की सबसे बड़ी कमी हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए बस अपने पैर की नोक से ज़मीन पर टैप करना होता है, जो काफ़ी आसान है। जूते ज़मीन पर रखकर और चार्जर को पावर सोर्स से कनेक्ट करके सूमो ने आखिरी चीज़ तैयार करना शुरू किया। स्पेशल क्रॉसबो बोल्ट।
गेम से बने क्रॉसबो बोल्ट आर्म कोबोल्ट से निपटने के लिए पूरी तरह से काफ़ी थे, लेकिन इस ट्रिप पर दुश्मन के इलाके में घुसते हुए उसका सामना ज़रूर ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों से हो सकता था। खतरनाक होने के लिए सूमो ने आर्म बोल्ट से बिल्कुल अलग स्पेशल क्रॉसबो बोल्ट का एक बैच बनाने का प्लान बनाया। एनर्जी रूम में लौटकर जनरेटर को पावर से कनेक्ट करके वह टेबल पर गया और वर्कबेंच स्विच चालू कर दिया। लोहे के ब्लॉक का एक यूनिट निकालकर टेबल पर रखकर सूमो ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 10 मिनट बाद सूमो ने अपनी आंखें खोली। उनका ध्यान बहुत ज़्यादा फोकस था, वह अपने सामने रखे मटेरियल को देख रहे थे। वर्कबेंच के सामने रखे मैकेनिकल आर्म ने उसके हाथ के पास आने का एहसास किया और अपने आप उससे जुड़ने और उसे घेरने लगा, फिर उसके साथ एक हो गया। अपने बाएं हाथ को हाई स्पीड कटिंग मोड में बदलकर सूमो ने एक मास्टर कसाई की तरह अपने सामने रखे लोहे के ब्लॉक को 10 छोटे लोहे के ब्लॉक में बराबर बांट दिया। हर एक 18 सेंटीमीटर लंबा था। गेम पैनल से बने क्रॉसबो बोल्ट स्टैंडर्ड 25 सेंटीमीटर स्पेसिफिकेशन के थे, जो मारक क्षमता और तीर की स्पीड को बैलेंस करते थे। एक जैसे होने के बावजूद उनमें खासियतें भी नहीं थीं। इस बार सूमो ने एक अलग तरीका अपनाया। क्रॉसबो बोल्ट की लंबाई से शुरू करके उसमें काफ़ी सुधार किए। सिस्टम के क्रॉसबो बोल्ट के स्टाइल की नकल करते हुए सूमो ने अपना सारा ध्यान काटने और पीसने पर लगाया, ये पक्का करते हुए कि तीर के सिरे के पास की चौड़ाई और फ्लैचिंग एंड जितना हो सके एक जैसा हो। मैकेनिकल आर्म के जुड़ने से उसके हाथ की स्टेबिलिटी ने सूमो को हाथ की सटीकता पर अपनी मांगों को काफ़ी हद तक कम करने दिया। छोटी छोटी चिंगारियां बिखरीं, पत्थर की दीवार से टकराईं। सूमो ने बहुत मेहनत से काम किया और उसकी काबिलियत बहुत शानदार थी। हर क्रॉसबो बोल्ट को बनाने में सिर्फ 3 मिनट लगे, फिर उसे ठंडा होने के लिए अलग रख दिया गया। जब तक सभी 10 पूरे हुए, सूमो की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। इस तरह के काम में, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो एक क्रॉसबो बोल्ट पूरी तरह से खराब हो जाएगा और उसे पिघलाकर दोबारा बनाना पड़ेगा। खुशकिस्मती से बहुत अच्छे वर्कबेंच के फोकस बोनस की वजह से 10 में से कोई भी क्रॉसबो बोल्ट फेल नहीं हुआ। एक नया दिन, नई उम्मीद। चलो भाइयों, उसने बकल से पकड़े हुए 10 क्रॉसबो बोल्ट देखे, जिनके तीर ऊपर की ओर थे। शेल्टर में जले हुए पिग आयरन की गंध आने के बावजूद सूमो अनजान बना रहा। पहली बार किसी चीज़ को ध्यान से बनाने से उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी का एहसास हुआ। सूमो ने अपना ध्यान लगाया और जब उसने क्रॉसबो बोल्ट की खूबियां देखीं तो उसके अंदर की खुशी बहुत ज़्यादा से बढ़कर उमड़ पड़ी। हाई स्पीड क्रॉसबो बोल्ट, बहुत बढ़िया तारांकन 3, अच्छा 7। जानकारी: स्पेशल क्रॉसबो बोल्ट, जिन्हें क्वासी एंट्री लेवल बनाने वाली कंपनी सूमो ने बनाया है। बनाने की तकनीक आम है, लेकिन किसी अनजान वजह से क्वालिटी बेहतर हो गई है। स्पेशल एबिलिटी, बहुत बढ़िया। हाई स्पीड फ्लाइट, साइलेंट, अच्छा, हाई स्पीड फ्लाइट। रेटिंग: नए से क्वासी एंट्री लेवल तक यह एक क्वालिटी में बड़ी छलांग है। हाँ, अब मुझे असल में एक क्वासी एंट्री लेवल मैन्युफैक्चरर माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि एक्सीलेंट ग्रेड वर्कबेंच से मिलने वाले बोनस को सच में कम नहीं आंकना चाहिए। पावरफुल क्रॉसबो बोल्ट की खूबियां निश्चित रूप से अपनी क्वालिटी बोनस के बराबर थीं। क्राफ्टिंग के दौरान वर्कबेंच से मिलने वाला ऑल अराउंड बोनस, हालांकि सिर्फ 10% और मामूली सा लगता था, असल में इस्तेमाल करने पर किसी के कंसंट्रेशन के लिए बहुत मददगार था। 10 क्रॉसबो बोल्ट में से 3 एक्सीलेंट ग्रेड के थे और 7 गुड ग्रेड के थे। अभी तक उन्हें टेस्ट न करने के बावजूद सूमो को पक्का लग रहा था कि उसके बनाए क्रॉसबो बोल्ट गेम के क्राफ्टिंग पैनल से बने बोल्ट से कहीं बेहतर थे। वह खड़ा हुआ और अपनी थोड़ी अकड़ी हुई गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। अपने हाथ के एक इशारे से सूमो ने सभी क्रॉसबो बोल्ट इकट्ठा किए और उन्हें बड़े करीने से अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। वह चार्जिंग एरिया की ओर देखने के लिए मुड़ा तो देखा कि क्रॉसबो, भाला और कॉम्बैट बूट ज़मीन पर रखे थे। सूमो के अंदर एक जोरदार एहसास हुआ। इन कुछ इक्विपमेंट के साथ अगर 10 कोबोल्ट भी आ जाएं तो वह उनका सामना करने की हिम्मत करेगा। भले ही कोबोल्ट कैम्पड्रैगन की मांद और टाइगर की मांद हो, उसने जाने का पक्का इरादा कर लिया था। इक्विपमेंट के चार्ज होने का सब्र से इंतज़ार करते हुए समय तेज़ी से बीत गया। देखते ही देखते दोपहर हो गई। तीनों इक्विपमेंट पूरी तरह चार्ज थे और उनकी हरी लाइटें जल रही थीं। पहले बदले में मिला बैगेट निकालकर सूमो ने सारा 2 किलोग्राम बर्तन में डाला और उसे ब्रेड सूप में उबाला। उसने इसका 5वां हिस्सा स्पार्की और लिटिल स्पार्की के खाने के कटोरे में उनके दिन के खाने के तौर पर डाल दिया। फिर उसने बचे हुए हिस्से का लगभग आधा हिस्सा निकालकर ओरियो के खाने के कटोरे में डाल दिया। बाकी ब्रेड सूप उठाकर सूमो ने उसके थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार किया, फिर कटोरा उठाकर एक ही घूंट में सारा पी गया। खाने पीने और आराम करने के बाद उसकी आत्मा अपनी सबसे अच्छी हालत में लौट आई थी। हथियार और सामान वाले कमरे में पहुंचकर सूमो ने एक एक करके अपना गियर पहनना शुरू किया। सबसे पहले सबसे अंदर का हल्का आर्मर था।
हल्के आर्मर का स्टाइल कुछ कुछ उस चमकीले सिल्वर विलो लीफ लैमेलर आर्मर जैसा था जिसे रेड टर्बन आर्मी ने अपने विद्रोह के दौरान पहना था। पूरा हल्का आर्मर पहनने के लिए छाती और पीठ की प्लेट से शुरू करना होता था। बीच का छेद खोलकर सूमो ने आर्मर को दोनों हाथों से पकड़ा और स्वेटर की तरह अपने सिर के ऊपर डाल लिया। खास स्टील से बनी छाती और पीठ की प्लेट इंसान के शरीर के कर्व्स पर बेहतर फिट होती थी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से उनका वजन सर्दियों में डाउन जैकेट पहनने के बराबर ही था। निचला आर्मर एक स्प्लिट स्कर्ट आर्मर था जो ऊपरी आर्मर से जुड़ा होता था और फिर उसे कमर पर बेल्ट से सुरक्षित किया जाता था ताकि हिलते डुलते समय वह गिर न जाए। जब ऊपरी और निचला दोनों आर्मर पूरी तरह से पहन लिए गए तो उसने आखिरी टुकड़ा स्पॉल्डर उठाया और उन्हें अपने कंधों और ऊपरी बाहों पर पहना, उन्हें सुरक्षित किया। पहनने के असर के लिए चैप्टर नोट्स देखें। जूतों का साइज और डिज़ाइन सूमो के पैरों के हिसाब से प्रोफेशनली बनाया गया था। वे आसानी से पहने जा सकते थे और एक बार पहनने के बाद वे आम स्पोर्ट्स शूज से भी ज़्यादा आरामदायक थे। आर्मर आदमी को हिम्मत देता है। उसका शरीर, जो लंबे समय से एक्टिव न रहने की वजह से थोड़ा पतला हो गया था, आर्मर की यह लेयर पहनने के बाद बहुत ताकतवर महसूस हुआ। उसने तो ये भी चाहा कि कोई योद्धा को बोल दबा जाए ताकि वह अच्छी लड़ाई कर सके। उसने अपने पैर उठाए, बारी बारी से अपने पैर की उंगलियों को ज़मीन पर टैप किया जिससे खटपट की आवाज़ आई। फिर सूमो ने कुछ कदम चलने की कोशिश की। चलने में कोई बोनस नहीं लगता। इलेक्ट्रिक शूज़ को मूवमेंट महसूस नहीं हुआ। उत्सुकता में सूमो ने दौड़ने की कोशिश की। अगले ही पल उसकी एड़ी से एक जोरदार धक्का लगा। एक पल के लिए सूमो को ऐसा भी लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो, जिससे वह लगभग लड़खड़ा गया। इतनी तेज, इस स्पीड का सामना कौन कर सकता है? उसने कुछ चक्कर लगाने की कोशिश की। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाता गया, सूमो के चेहरे पर खुशी और बढ़ती गई। ओरियो, जो अभी भी जमीन पर अपना खाने का कटोरा चाट रहा था, वह भी हैरान रह गया। उसने सूमो को बेस के चारों ओर दौड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखों से अविश्वास से देखा। इलेक्ट्रिक जूतों से मिलने वाली मदद सिर्फ एक सिंपल रनिंग बोनस नहीं थी। जब उसने स्पीड बढ़ाई तो सूमो ने दिशा बदलने और पैंतरेबाजी करने की कोशिश की और इसका भी बहुत अच्छा बोनस मिला। क्लिक, उसने फिर से अपने पंजों को जमीन पर टैप किया, 2 कदम बढ़ाए और एक्सीलरेशन इफेक्ट गायब हो गया। एक पूरा अपग्रेड। अगर मेरे पास खंडहरों में ये गियर होता तो कोबोल्ड्स को आग के गोले फेंकने का समय ही नहीं मिलता। हल्के कवच ने पहले ही सूमो को काफ़ी सरप्राइज दिए थे। वह बढ़िया लोहे के इलेक्ट्रिक भाले को लेकर और भी ज़्यादा उत्साहित था। हालांकि उससे पहले सूमो ने हल्के कवच के ऊपर ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट पहन लिया। कवच पहनने के बाद ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट, जो असल में बहुत फिटिंग वाला था, अचानक एक शकल में फैल गया। हालांकि बेहतरीन मटेरियल ने फिर भी मजबूत लचीलापन बनाए रखा। शरीर से चिपका हुआ कॉम्बैट सूट एक बार फिर कवच से कसकर चिपक गया और अपना मकसद पूरा किया। उसने चार्ज किया हुआ बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला उठाया और इलेक्ट्रिक स्विच चालू किया। एक भिनभिनाहट के बाद इलेक्ट्रिक भाला शांत हो गया। उसने आगे की ओर वार करने की कोशिश की। जैसे ही उसने वार किया, एक अजीब सी ताकत दिखाई दी जिससे वार करने की स्पीड तेज हो गई। घुमाते समय एक और काटने वाली ताकत दिखाई दी जिससे इलेक्ट्रिक भाला तेजी से हॉरिजॉन्टल दिशा में घूमने लगा। उसने पावर सप्लाई बंद कर दी और अतिरिक्त ताकत गायब हो गई। सूमो ने खुशी से इक्विपमेंट के इस नए सेट को देखा और तुरंत उसके अंदर एक हीरो वाली भावना जाग उठी। उसने बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला और इलेक्ट्रिक क्रॉसबो दोनों अपने स्टोरेज स्पेस में फेंक दिए। वह कोने में गया और कोबोल्ड को उठाया। सोया हुआ कोबोल्ड अचानक चौंक कर जाग गया। उसने घबराकर अपना सिर उठाया और सूमो को देखकर निराशा में वापस बैठ गया। लगातार 2 दिनों से सूमो ने उसे भर्ती करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था और कोबोल्ड ने अपनी पिछली कल्पनाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था और असलियत का सामना करना शुरू कर दिया था। भौंक भौंक। ओरियो, जो उसके बगल में था, सूमो को कोबोल्ड को उठाते हुए देखकर उत्साह से भौंका। चलो, उससे कहो कि वह हमें रास्ता दिखाए। अगर इसने हमें गुमराह किया तो आज इसका मौत का दिन होगा। सूमो ने उस दुबले पतले कोबोल्ड को अपने हाथ में पकड़ा और शेल्टर के मेन गेट की तरफ चला गया। ये सुनकर कि वे बाहर जा रहे हैं, ओरियो जोर से भौंका और कोबोल्ड से बात की। बाद वाले से कंफर्मेशन मिलने के बाद ओरियो 2 बार भौंका, जिससे पता चला कि बात पूरी हो गई है। सब कुछ तैयार था। उसने शेल्टर का मेन दरवाज़ा खोला, अंदर की चीज़ों पर एक नज़र डाली, फिर सूमो ने दरवाज़ा कसकर बंद किया और एंट्रेंस पैसेज से बाहर की दुनिया में कदम रखा। बिना किसी आपदा के बंजर ज़मीन पर दिन में हमेशा तेज़ गर्मी होती थी और पीली रेत उड़ती रहती थी। कभी कभी 1 या 2 गिद्ध आसमान में उड़ते हुए कांव कांव की आवाज़ें निकालते थे। उसने कोबोल्ड को ज़मीन पर फेंक दिया। सूमो शेल्टर के दरवाजे के अंदर वापस आया, कुंडी को एक एंगल पर लगाया, मुड़ा और बाहर वापस चला गया। शेल्टर का दरवाज़ा जोर से खींचकर बंद कर दिया। एक दबी हुई आवाज़ गूंजी।
जब सूमो ने दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश की तो अंदर की कुंडी पहले ही गिर चुकी थी, जो किसी भी बाहरी ताकत को मजबूती से रोक रही थी। कई बार कोशिश करने और यह कन्फर्म करने के बाद कि इसे बाहर से नहीं खोला जा सकता, सूमो ने सिर हिलाया और गराज के एंट्रेंस की ओर चला गया। उसने सबसे बाहरी लकड़ी का तख्ता हटाया। सादे गराज के अंदर बगी चुपचाप खड़ी थी, सूमो के इंस्पेक्शन का इंतजार कर रही थी। वह अंदर गया, सीट पर बैठा, बगी स्टार्ट की और कुशलता से उसे शेल्टर के सामने ले आया। भौंक। जमीन पर लेटा हुआ कोबोल्ड बगी के चलने पर हैरान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेटल का डिब्बा कैसे चल सकता है। ओरियो कोबोल्ड का देहाती जैसा रूप देखकर घमंडी नज़र से देखने लगा। ओरियो, आज तुम्हें मेरी गोद में रहना पड़ेगा। कोबोल्ड को पिछली सीट पर बिठाने और उसे सीट बेल्ट से बांधने के बाद सूमो नीचे झुका, ओरियो को उठाया और बगी की अगली सीट पर वापस आ गया। सूमो की बातें सुनकर ओरियो कैसे मना कर सकता था। उसने अपना कुत्ते का सिर सूमो के कॉम्बैट सूट के बीच छिपा लिया और शर्माते हुए चुपचाप लेट गया। बार बार यह पक्का करने के बाद कि सब कुछ तैयार है, उसने गियर लीवर को आगे की पोजीशन में किया और उस शेल्टर को पुरानी यादों के साथ देखा, जो एक विशाल जानवर जैसा लग रहा था। चलो, मंजिल। कोबोल्ड साल्टपीटा खदान। अगले ही पल सूमो चिल्लाया, अपने दिल से सारी बची हुई भावनाओं को निकालकर, और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। बगी धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ी। वीरान बंजर जमीन पर एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ एक तेज पीली धूल भरी आंधी पश्चिम की ओर बढ़ी। 45 मील प्रति घंटा। 62 मफ। 23 मफ। गनोल साल्टपीटा खदान का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों की वजह से स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी। पढ़ने के लिए गूगल सर्च करें। लगभग 40 से 50 मिनट की ड्राइविंग के बाद सूमो ने सिर्फ 30 किलोमीटर से भी कम दूरी तय की थी। उसके पीछे वाले गनोल ने जाहिर है इतनी तेज और ज़बरदस्त जादुई चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, और वह पूरे रास्ते सोच में डूबा रहा, पता नहीं क्या सोच रहा था। गाड़ी को धीमा होते देखकर गनोल तुरंत रास्ता बताने लगा, उसे पता था कि क्या करना है। हम गनोल कैंप और साल्टपीटा खदान पश्चिम की ओर लगते हैं। गनोल के बताए रास्ते पर चलते हुए गाड़ी आगे बढ़ती रही। 20 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद उसने एक बार फिर एक ऊंची ढलान पार की जिसने नज़ारा रोक रखा था। गनोल का इशारा देखकर सूमो ने अनजाने में उस दिशा में ऊपर देखा जिस ओर गनोल इशारा कर रहा था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। दूर जमीन पर बर्फ के क्रिस्टल की एक पट्टी थी, रेशम की तरह, छोटी पहाड़ियों पर फैली हुई, जो कई मील तक फैली हुई थी। साल्टपीटा खदान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर भी सूमो इस बड़ी, प्राकृतिक रूप से बनी साल्टपीटा नस को इतनी साफ देख सकता था। कहने की ज़रूरत नहीं है, जब वह और पास पहुंचा और नस के नीचे खड़ा हुआ तो नज़ारा और भी ज़्यादा डरावना और चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी साल्टपीटा खदान, ये कैसे बनी? सूमो हैरान हो गया और जल्दी से कार से बाहर निकला, अपने स्टोरेज स्पेस से 5 पावर वाली दूरबीन निकाली और शोरा की खदान की जांच करने लगा। दूरबीन से शोरा की खदान का पूरा विस्तार साफ हो गया। जब हाथ में खदान हो तो कोई घबराता नहीं है। गुस्तावस एडोल्फस, जिसे उत्तर का शेर कहा जाता था, प्रोटेस्टेंट यूनियन को कैथोलिक लीग को कई बार हराने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसके पास हथियार थे और उसके देश स्वीडन में शोरा की खदानें थीं। हालांकि ज़्यादातर यूरोपीय देश शोरा का उत्पादन नहीं करते थे और इसका स्रोत हमेशा एक बड़ी समस्या थी। शांति के समय सब ठीक था, लेकिन एक बार जब युद्ध छिड़ जाता था तो व्यापार मार्गों में रुकावट एक बड़ी समस्या बन जाती थी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को घरेलू और विदेशी विरोधी ताकतों के साथ युद्ध के दौरान बारूद की समस्या से लगातार जूझना पड़ता था। इसलिए इंग्लैंड के सम्मानित राजा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी नज़र बदबूदार, गंदी जगहों, शौचालयों पर डाले। बारूद का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राजा ने खास तौर पर अधिकारियों को अपने इलाके के शौचालयों और अस्तबलों से ऊपरी मिट्टी, नाइट्रेट मिट्टी खोदने के लिए भेजा। उन्होंने कच्चा शोरा बनाने के लिए नाइट्रेट मिट्टी का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि आदेश दिया कि देश के सभी शौचालयों और अस्तबलों के फर्श पत्थर या लकड़ी से न बनाए जाएं, ताकि नाइट्रेट मिट्टी इकट्ठा करने में कोई दिक्कत न हो। चमड़ा बनाने वाले, जो नाइटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उनकी तो रोजी रोटी ही छिन गई। उस समय हर चर्च में सम्मानित पादरियों को एक शानदार काम सौंपा गया था, पूजा करने आए नागरिकों से सामूहिक रूप से पेशाब करने के लिए कहना। तब से पेशाब करना अब शर्मनाक या गंदा काम नहीं रहा, बल्कि देश के लिए एक योगदान बन गया। चर्च की कुर्सियों को खास तौर पर महत्व दिया जाता था क्योंकि लोग पूजा के दौरान खुद को हल्का करने के लिए अपनी सीटों से उठ नहीं सकते थे, लेकिन लोगों को 3 तरह की ज़रूरतें होती हैं, इसलिए चर्च की कुर्सियों को बहुत नुकसान हुआ और लोग कुर्सियों से अच्छी क्वालिटी की नाइटर वाली मिट्टी खुर्द सकते थे। उस समय अंग्रेजों का मानना था कि महिलाओं के पेशाब में खास तौर पर नाइटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने तो यह नारा भी लगाया, कृपया मोर्चे पर लड़ रहे अपने पति के लिए अपना योगदान दें।
लेकिन अब अपने सामने इतनी बड़ी शोरा की खान को देखकर सूमो सच में सोच भी नहीं पा रहा था कि किस वजह से इतनी बड़ी नस बनी होगी। अगर तुम मुझसे कहते कि किसी ऊंचे राक्षस ने यहाँ पॉटी की और इतनी बड़ी शोरा की खान बन गई तो मैं मान लेता। हालांकि गनोल्स शोरा की खान को बहुत महत्व देते होंगे क्योंकि यहाँ कम से कम 100 गनोल्स ने अपना कैंप और गढ़ बना रखा है। क्या ये इंसान? दूरबीन की मदद से सूमो ने साफ साफ एक सीधे खड़े जीव को देखा जो गनोल से बिल्कुल अलग था। 10 किलोमीटर की दूरी अभी भी बहुत ज्यादा थी और 5 पावर वाली दूरबीन से दिख रही तस्वीर ने सूमो के दिल में डर पैदा कर दिया। बगी में वापस आकर सूमो ने ओरियो को खींचा जो अभी भी जमीन पर सूंघ रहा था और इंजन फिर से चालू करके सड़क पर निकल पड़ा। इस बार वह 5 किलोमीटर के अंदर जाने वाला था। बगी तेज नहीं थी लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद वह उस जगह पर पहुंच गई जहां सूमो ने सोचा था। इस बार दूरबीन की मदद के बिना भी सूमो दूर से लकड़ी के घरों जैसा दिखने वाला एक बड़ा झुंड साफ साफ देख सकता था। असल में इन घरों के बगल में सूमो ने एक सेफ हाउस के कोर से बने घर भी देखे। वह फिर से गाड़ी से बाहर निकला और अपनी दूरबीन निकाली। जब उसने दूरबीन में दिख रहा नज़ारा देखा तो सूमो सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। बड़ी सी खदान में दर्जनों लोग मेहनत से खुदाई कर रहे थे, लेकिन ये लोग नौल नहीं थे, वे इंसान थे। अयस्क की नस के चारों ओर नौल योद्धा फैले हुए थे। सूमो ने मन ही मन उन्हें गिना, एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया। इस समय सिर्फ उसकी नज़र में ही 200 से ज्यादा नौल योद्धा दिख रहे थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि कैंप के बीच में 50 जितने नौल वॉरलॉक बैठे थे जो मजे कर रहे थे। और यह सिर्फ वही था जो अभी दिख रहा था। जो नहीं दिख रहे थे उन्हें मिलाकर इस नौल सॉल्टपीटर खदान कैंप में शायद 300 से ज्यादा लोग थे। 300 नौल दर्जनों इंसानों की निगरानी कर रहे थे जो अयस्क खोद रहे थे। दूरबीन से देखते हुए सूमो को अचानक एहसास हुआ, मुझे लगा था कि जहां मैं उतरा था उसके आसपास के सभी लोगों को हुआंग बियाओ ने निपटा दिया होगा। अब लगता है कि बचे हुए लोगों को नौल ने पकड़ लिया है और यहाँ खदान में काम करने के लिए ले आए हैं। अच्छा हुआ कि मेरा शेल्टर यहाँ से पूरे 60 किलोमीटर दूर है, नहीं तो मुझे पहले 2 दिनों में ही इन राक्षसों का सामना करना पड़ता। मैं सोच रहा था कि हुआक्स या शेल्टर एलियन सभ्यताओं के बारे में इतना चुप क्यों था। हो सकता है कि दूसरी जगहों पर अनगिनत इंसानों को इन राक्षसों ने पहले ही गुलाम बना लिया हो। लेकिन क्या इन लोगों की बातचीत पर रोक लगी हुई है? नहीं तो मैंने वर्ल्ड चैनल पर इस तरह की कोई खबर क्यों नहीं देखी? सूमो ने देखा और मन ही मन अंदाज़ा लगाया। इतने सारे नौल के साथ उसके मौजूदा इक्विपमेंट की तो बात ही छोड़ो, जब तक उसे आज एक गैटलिंग गन और गोलियों की अनलिमिटेड सप्लाई न मिल जाए तभी वह बेस पर हमला करने और इंसानों को बचाने की कोशिश कर सकता था। उसके मौजूदा इक्विपमेंट के साथ कम से कम बारूद मिलने से पहले इस बेस को खत्म करना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सॉल्टपीटर खदान इतनी मुश्किल होगी। नौल कैंप में शायद यहाँ से भी ज्यादा राक्षस होंगे। 1000 नौल, ऐसे जोशीले पड़ोसियों के बारे में सोचकर जो मिलते ही आपको अपने घर खदान में काम करने के लिए बुलाएंगे। सूमो के सिर में तुरंत यह आया। सुरक्षा -10,000 नहीं, मुझे जाकर गनोल कैंप देखना होगा। अगर वे मेरी उम्मीद से ज्यादा हुए तो ये बुरा होगा। बगी में वापस मुड़ते हुए सूमो के चेहरे पर सीरियसनेस थी और ओरियो जो उसके बगल में था भी जल्दी से कूद गया। ओरियो, उससे कहो कि वह रास्ता दिखाए, हम उनके कैंप जा रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले ओरियो ने गनोल से बात करना शुरू कर दिया। एक पल बाद बगी तेजी से चली गई और सॉल्टपीटर माइन के उत्तर की ओर बढ़ गई। सॉल्टपीटर माइन के पास का इलाका सीढ़ीदार ऊंची ढलानों वाला था। हालांकि स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन गाड़ी की स्पीड को देखते हुए सॉल्टपीटर माइन और गनोल कैंप के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। गनोल की आवाज़ सुनकर कि वे लगभग पहुंच ही गए हैं, सूमो ने कार कुछ झाड़ियों की छाया में पार्क की, गनोल को सीट से खींचा और उसे हाथ में पकड़कर आगे बढ़ गया। लगभग 500 या 600 मीटर चलने के बाद और एक बार फिर ऊंची ढलान पार करने के बाद सूमो को आखिरकार गनोल कैंप दिखा। क्या इसे गनोल कैंप कहा जा सकता है? शायद कैसल ज्यादा सही होगा। ऊंची ढलान पर खड़े होकर सूमो ने अपने सामने की विशाल बनावट को देखा, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। अगर साल्टपीटर की खदान कुदरत का अजूबा थी तो उसके सामने का गनोल कैसल आर्किटेक्चरल ताकत का एक बेमिसाल कारनामा था। उसके सामने का कैसल देखने में अंदाज़ा लगाने पर पहले से ही 500 मीटर से ज़्यादा डायमीटर का था। इसमें गोल टावर, पतली खिड़कियां, आधे गोल मेहराब, नीचे गोल गुंबद और धीरे धीरे बाहर निकलते दरवाजे के फ्रेम थे जो शानदार लग रहे थे। स्टाइल के हिसाब से इसमें मजबूती, बैलेंस, स्टेबिलिटी और भरपूर ताकत का एस्थेटिक इफेक्ट पाने के लिए बड़े पैमाने पर कॉलम और अलग अलग तरह के आर्च वॉल्ट का इस्तेमाल किया गया था। पतली खिड़कियां अंदर की बड़ी जगह से एकदम अलग दिख रही थीं, जिससे महल का अंदर का हिस्सा हल्की रोशनी वाला और बहुत गहरा लग रहा था, जिससे एक रहस्यमय और उदास एहसास हो रहा था।
महल के चारों कोनों पर 4 नुकीले ऊंचे टावर थे। दूरबीन की मदद से सूमो ने टावरों के अंदर गनोल्स को गश्त करते देखा, और नीचे देखने पर जादूगरों और योद्धाओं के अलावा सूमो ने अपनी तेज आंखों से एक गनोल्स को सफ़ेद चोगा पहने देखा। ये तीसरे तरह का गनोल्स है। मुझे हैरानी है कि इस तरह के गनोल्स की क्या खासियतें हैं। इस गनोल का पोस्चर खास लंबा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह शहर की दीवार के साथ साथ चला, 4 या 5 वॉलॉक गनोल इज्जत और बात मानने वाले तरीके से उसके पीछे पीछे चलने लगे। शहर की दीवार ज्यादा लंबी नहीं थी। सफ़ेद कपड़े पहने गनोल लगातार बातें करता रहा, उसके कदम रुकते नहीं थे। धीरे धीरे लोगों का ग्रुप शहर की दीवार के आखिर में गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि सूमो आगे देख पाता, गनोल कैसल के नीचे का छोटा दरवाज़ा अचानक खुल गया और गनोल का एक ग्रुप निकला जो सीधे सूमो की तरफ बढ़ रहा था। ओह नहीं, क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया? किले के सामने सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। क्योंकि यह डबल लीफ गेट था, इसलिए यह बहुत भारी लग रहा था, और मेन गेट के बगल में एक छोटा सा एंट्री गेट खुला हुआ था। छोटा दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया और कोबोल्ड्स की एक छोटी सी टुकड़ी बाहर निकली। एक्सप्लोरेशन टीम के उलट इस टुकड़ी में पूरे 12 कोबोल्ड्स थे। सामने 6 योद्धा, बीच में 3 वॉलॉक और पीछे 3 योद्धा। बाइनोक्यूलर से सूमो ने कोबोल्ड टुकड़ी की आंखों में मकसद भरी नज़र देखी। वे इसी दिशा में आ रहे थे। हालांकि कोबोल्ड टुकड़ी के मार्च करने की स्पीड तेज नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी का पीछा कर रहे हैं, बल्कि कहीं जाकर कोई काम निपटाने जा रहे थे। क्या ये ग्रुप सॉल्टपीटर खदान में जा रहा है? थोड़ा अंदाज़ा लगाने के बाद ये देखकर कि उनके बीच अभी भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी, अपना सिर घुमाकर सूमो ने अपने स्टोरेज स्पेस से बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला निकाला और बिना कुछ कहे अपने बगल में पकड़े हुए कोबोल्ड को निर्णायक रूप से मार दिया। हालांकि इस भाले में इलेक्ट्रिक असिस्ट बोनस नहीं था, लेकिन सूमो की अब की भयानक ताकत के आगे इसने पकड़े हुए कोबोल्ड का सिर पूरी तरह से फोड़ दिया। भाले की नोक बाहर निकालते समय जमीन पर लाल और सफ़ेद चीज़ें गिरने वाली थीं। ये देखकर सूमो के मन में ख्याल आया और उसने लाश को अपने स्टोरेज स्पेस में तैयार किए गए दफनाने वाले बैरल में डाल दिया। जब आप दुनिया में बाहर होते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर आपको बेरहम होना पड़ता है। चून की पकड़े गए कोबोल्ड का मिशन पूरा हो गया था, इसलिए आगे और शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उसे निर्णायक तरीके से कोबोल्ड पूर्वज देवता की गोद में वापस भेजना ही उसके लिए सबसे बड़ी दया थी। इस ग्रुप को अभी मारा नहीं जा सकता। मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा और देखूंगा कि वे क्या कर रहे हैं। 12 सदस्यों वाली कोबोल्ड टुकड़ी एक मुश्किल समस्या हो सकती थी अगर वे कोबोल्ड सॉल्टपीटर खदान कैंप में छिपे होते या कोबोल्ड किले की रखवाली कर रहे होते। लेकिन जंगल में सूमो को 100% भरोसा था कि वह एक ही बार में सभी कोबोल्ड्स को खत्म कर सकता है। कुछ और बार देखने के बाद उसने देखा कि कोबोल्ड टुकड़ी अभी भी उसी दिशा में जा रही थी, लगभग 500 मीटर दूर। अपने विचारों को दबाते हुए सूमो ने अपना शरीर झुकाया और तेजी से किनारे से पीछे हट गया। उसके बगल में ओरियो तुरंत सूमो का मतलब समझ गया और उसके साथ जंगल में दौड़ पड़ा। एक आदमी और एक कुत्ता बिना किसी बोझ के परछाई की तरह आते जाते रहे। ओरियो के साथ पास की घास में लेटे हुए सूमो ने ठंडे दिमाग से कोबोल्ड दस्ते को वहां से गुजरते हुए देखा, बिना ये जाने कि वह वहां लेटा हुआ है। कोबोल्ड दस्ते का मार्च के दौरान गठन बहुत ढीला था। यहाँ तक कि टीम के बीच से पीछे चल रहे 2 कोबोल्ड जादूगर भी आपस में फुसफुसा रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। कभी जोर से हंस रहे थे, कभी आसमान की ओर चिल्ला रहे थे, पूरी तरह बेफिक्र। ओरियो, बाद में तुम सामने से चक्कर लगाकर देखना कि क्या कोई कोबोल्ड इंतजार कर रहे हैं। अगर हाँ, तो वापस आकर मुझे तुरंत बताना। मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। सूमो ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने कॉम्बैट सूट के ऊपर से ओरियो के गोल सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में आदेश दिया। ओरियो, जो इंसानों की बात समझ सकता था, ने सिर हिलाया, धीमी गुर्राहट निकाली और अचानक आगे बढ़ गया। धीरे धीरे मार्च कर रहे कोबोल्ड्स की तुलना में ओरियो चारों पैरों पर डरावनी तेजी से दौड़ रहा था। सिर्फ 5-6 सांसों में वह पहले ही कोबोल्ड दस्ते के पास पहुंच गया था और उनके किनारे से घूमकर उनके सामने आ गया था। अच्छा, खड़े होकर सूमो तेजी से ऊंची ढलान की ओर बढ़ा और बार बार यह पक्का करने के बाद कि कोबोल्ड किले में कोई दूसरी टीम नहीं है, वह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। शोरा खदान कैंप से कोबोल्ड किले तक बगी से नापी गई दोनों जगहों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इंसानी पैरों की ताकत पर भरोसा करते हुए सूमो को कोबोल्ड दस्ते का पीछा करते हुए शोरा खदान कैंप के सामने वापस आने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। कुछ दूरी पर, 500 मीटर से भी कम दूरी पर, कोबोल्ड्स द्वारा बनाया गया अस्थायी रक्षा कैंप था। कैंप के गेट के सामने कई बड़े नुकीले लकड़ी के खंभे आड़े रखे हुए थे। कैंप के चारों ओर की बाड़ पर भी लकड़ी के कांटे लगे हुए थे, जो इतने घने थे कि ट्राइपोफोबिया वाले किसी व्यक्ति को चक्कर आ सकते थे जो बाड़ पर चिपके हुए थे। कैंप के दोनों ओर लगभग 10 मीटर ऊंचे 2 जासूसी टावर खड़े थे, जो आसपास के इलाके का सर्वे करने के लिए जिम्मेदार थे।
इस तरह के लेआउट से सूमो को न सिर्फ कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसे जानी पहचानी सी फीलिंग आई। अगर मुझे ये कोबोल्ड्स नहीं दिखते तो शायद मैं सच में सोचता कि यह इंसानों का बनाया हुआ रिफ्यूजी कैंप है। सूमो खुद पर हंसते हुए मुस्कुराया और सॉल्टपीटर की खदान वाले पहाड़ को देखने के लिए अपनी दूरबीन निकाली। इन खनिकों को पहली बार देखने से लेकर अब तक आगे पीछे जाते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। लेकिन पहाड़ पर मौजूद लोगों का अभी भी शोषण हो रहा था। वे चिलचिलाती धूप में लगन से खुदाई कर रहे थे। इस बार करीब होने के कारण सूमो दूरबीन से खनिकों के चेहरों पर दर्द भरी उदासी को और ज्यादा साफ देख पा रहा था। पहाड़ी पर खड़े होकर वह खदान का पूरा नज़ारा देख सकता था और उस समय वह 50 से ज्यादा खनिकों को देख सकता था। अब कैंप के पास लेटे हुए वह सिर्फ खदान का एक तरफ का हिस्सा देख पा रहा था। अभी मैं अपने देखने के दायरे में 12 पीले चमड़ी वाले लोग, 17 काले लोग और 6 गोरे लोग साफ साफ देख सकता हूँ। ये 2 लोग खुदाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दूरबीन से देखते हुए सूमो के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। उसके देखने के दायरे में बाकी सभी लोग लगन से खुदाई कर रहे थे। उनके चेहरों से पसीना बह रहा था, जो गंदगी को धो रहा था और साफ दिखने वाले निशान छोड़ रहा था। लेकिन इन खनिकों के आसपास 2 लोग लकड़ी के भाले पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे, जो खनिकों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। सूमो ने अपनी दूरबीन उतारी, अपनी आंखों को मला जो देर तक ध्यान से देखने के कारण दुख रही थी, और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर से देखा। इस बार उसने उन दोनों लोगों की त्वचा का रंग साफ साफ देखा, एक पीला एक गोरा। क्या ये ओवरसियर हैं? जहां लोग होते हैं वहां वर्ग होते हैं। कोबोल्ड के गुलाम होने के बावजूद ऐसे तथाकथित ओवरसियर का होना सामान्य था। हालांकि अगले ही पल अपनी दूरबीन घुमाने के बाद सूमो का गुस्सा भड़क उठा। कैंप के बीच में बड़े घर में वह एक आदमी को साफ साफ देख सकता था जो थोड़ा बहुत किसी द्वीप देश का लग रहा था। वह कोबोल्ड के सामने बैठा था, आज़ादी से बातें कर रहा था और हंस रहा था। किले से पहले आए 3 जादूगर कोबोल्ड अब उस आदमी के सामने बैठे थे, इशारे कर रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। लानत है, यह आदमी मुझसे बेहतर खा रहा है, मुझसे ज्यादा आराम से रह रहा है, पता नहीं इसने कितना खून पसीना निचोड़ा है। जब दूसरे लोग खुदाई कर रहे थे और पसीना बहा रहे थे, घर में बैठा आदमी एक ग्रिल के सामने बैठा था, आराम से ग्रिल को घुमा रहा था और कभी कभी उस पर कुछ मसाला जैसा छिड़क रहा था। मांस पर मसाला छिड़कने पर जो खुशबू आ रही थी उसे सूंघे बिना भी सूमो अपने पुरानी यादों से इसकी कल्पना कर सकता था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। सूमो देखता रहा जब उस आदमी ने मांस को ग्रिल किया, फिर उसे चाकू से काटा, कोबोल्ड्स के कटोरे में बांटा और जब सब ने खा लिया तो वे लकड़ी के घर से बाहर निकले और कैंप के बीच में बातचीत करने लगे। इस दौरान ओरियो भी थोड़ा परेशान था, लेकिन सूमो का दिल शांत रहा। धत तेरे की, मुझे पता था कि यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। दूरबीन से वह कैंप के बीच में उस आदमी का बदसूरत चेहरा देख सकता था जो इंसानियत के साथ धोखा कर रहा था और एक इंसान का गद्दार बन गया था। उसी समय सूमो के दिमाग में एक छोटी सी याद का टुकड़ा जागा। अगर मुझे सही याद है तो इस कमीने का नाम माइकेन हिरोटो होना चाहिए। पहले वर्जन अपडेट के बाद मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी की बात वर्ल्ड चैट पैनल में देखी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे सूमो ने यादों को कुरेने की कोशिश की, यादें सामने आने लगीं। यह आदमी नेक दिल लोगों को ढूंढकर साथ रहने की बात कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक पक्का जाल होगा। पहले से ही खतरनाक बंजर दुनिया में अब इंसान का गद्दार का पेशा अचानक सामने आया। तुरंत सूमो को सिर्फ गेम चैट पैनल द्वारा दिखाए गए तरह तरह के बुरे इरादे महसूस हुए, जिनका इस्तेमाल बुरे इरादे वाले लोग करते थे। शायद शुरुआती दौर में चैट पैनल सभी के लिए बातचीत करने का एक शक्तिशाली जरिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चैट पैनल पर बोलने वाले हर इंसान के चरित्र को समझना और यह पता लगाना मुश्किल होता गया कि उनकी बातों में कोई बुराई है या नहीं। तब तक व्यक्तिगत विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और कोई भी अनजान अजनबियों पर भरोसा नहीं करेगा। आधिकारिक तौर पर बने शेल्टर को छोड़कर निजी तौर पर बनाए गए शेल्टर साजिशों से भरे होंगे। बचे हुए अकेले लोग ही अकेले ही कयामत का सामना कर पाएंगे। शायद ये सच है कि मैगो 19 आपदाओं से अकेले बच गया और साथी नहीं ढूंढना चाहता था। ये लोगों के बीच भरोसे के टूटने की सच्ची तस्वीर है। वह जितना ज्यादा सोचता गया और माइकेन हिरोटो को देखता गया, जिसके मुंह पर अभी भी चिकनाई लगी हुई थी, सूमो का मारने का इरादा और भी तेज होता गया। इस आदमी को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। कैंप के बीच में 2 तरफा बातचीत अभी भी बेतरतीब ढंग से चल रही थी। ओरियो जैसे प्रोफेशनल इंटरप्रेटर के बिना न तो माइडा केंटो और न ही कोबोल्ड्स ठीक से समझ पा रहे थे कि दूसरा क्या कह रहा है। वे सबसे आसान बातचीत के लिए सिर्फ सबसे पुराने हाथ के इशारों पर निर्भर थे। कुछ देर देखने के बाद सूमो ने उनके बीच हो रही बातचीत का मतलब समझना शुरू किया।
माइडा केंटो कोबोल्ड्स को कुछ सलाह दे रहा था। उसके हाथ हेलीकॉप्टर के रोटर की तरह घूम रहे थे, जैसे कि उसका सिर उड़ने वाला हो। कम अक्ल वाले कोबोल्ड्स समझने की कोशिश कर रहे थे। जब इशारों की बौछार उन्हें समझ नहीं आती तो वे बेचैनी से भौंकते थे। लगभग आधे घंटे बाद जब सूमो भी बोर हो रहा था, दोनों पक्षों ने आखिरकार बात खत्म की। एक बड़े इशारे के साथ माइडा केंटो ने कुछ चमचों को ऑर्डर दिए और एक छोटी गाड़ी दूर के गोदाम से बाहर निकाली गई। हम पहले से इकट्ठा किया हुआ साल्टपीटर जो सफ़ेद था और उसमें थोड़ी मिट्टी मिली हुई थी, इतना शुद्ध लग रहा था कि सूमो टेलीस्कोप से भी उसकी क्वालिटी महसूस कर सकता था। गोबर या पेशाब से मिलने वाले नाइट्रेट की तुलना में यह अयस्क किसी भी उभरते हुए हथियार डीलर के लिए एक ज़रूरी शुरुआती संसाधन था। कोबोल्ड्स माइडा केंटो को अपने बराबर मानते थे। दो गुंडों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दूर से कई कोबोल्ड्स गुंडों पर चिल्ला रहे थे, घमंडी और दबंग तरीके से, फिर भी गुंडों को बिना गुस्सा दिखाए ये सब सहना पड़ा। इस तरह जीना, पूरी तरह से इज्जत से महरूम, बस एक एक दिन करके जिंदा रहना। अपने अंदर की जानलेवा इच्छा को शांत करते हुए सूमो धीरे धीरे खड़ा हुआ और पीछे हटने लगा। उसने पहले ही अपने दिमाग में अगली योजना बना ली थी। जो कोबोल्ड दस्ता अभी आया था, वह लगभग पक्का खदान से निकाला गया साल्टपीटर वापस किले में ले जाने के लिए आया था। लगता है कोबोल्ड सरदार बेवकूफ़ नहीं है, वह कैंप को इतना शक्तिशाली विस्फोटक रखने नहीं देगा, वरना यहाँ के कोबोल्ड्स बहुत मजबूत हो सकते हैं और भूल सकते हैं कि बॉस कौन है। अफसोस, कोबोल्ड्स का ये जत्था शायद अयस्क सीधे मेरे पास, सूमो के पास पहुंचा रहा है। एक ठंडी हंसी के साथ सूमो तब उठा जब दूरी सुरक्षित हो गई और बिना पीछे देखे कोबोल्ड्स के आने वाले रास्ते पर तेजी से वापस भागा। सिर्फ बच्चों को चुनना पड़ता है, मुझे सब कुछ चाहिए। इस बार शोरा मेरा है और कोबोल्ड्स की जिंदगी भी। तेज चलो, अगर लॉर्ड डग ने हमें दोषी ठहराया तो मैं भी तुम्हारी गंदी खालों को नहीं बचा पाऊंगा। कोबोल्ड दस्ते को अयस्क की गाड़ी ले जाते हुए देखकर माइडा केंटो ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने बगल में खड़े चमचों को आदेश दिया। गेम के बिल्ट इन नस्लीय अनुवाद की वजह से कोई भी इंसान हर शब्द को आसानी से समझ सकता था। हाँ, लॉर्ड माइडा। दोनों गुंडों ने अपने पैर एक साथ जोड़े और 90 डिग्री झुककर सलाम किया। हम संतुष्ट होकर माइडा केंटो आगे बढ़ा। यंग शियोंग, गेम पैनल के जरिए भर्ती कैसी चल रही है? हाल ही में कोई तरक्की हुई? ये शब्द सुनकर बाईं ओर खड़ा यंग शियोंग कांपने लगा और खुद को जवाब देने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड माइडा, आसपास की लगभग सारी मछलियां फंस चुकी हैं। कल उन दो बेवकूफ़ों के जानकारी लीक करने की वजह से बहुत से लोग पहले से ही सतर्क हो गए हैं। बाका, माइडा के चेहरे पर क्रूरता की एक झलक दिखी। उसने यंग शियोंग को पूरी ताकत से सीने पर लात मारी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ तुम उन्हें बेवकूफ़ नहीं कहते, तुम उन्हें लॉर्ड डॉग्स कहते हो। क्या तुम सुअ हो? एक और गलती की तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। उन दो लोगों के पास जो दूसरे दिन गए थे। जमीन पर सिकुड़कर यंग शियोंग ने तेजी से सिर हिलाया, पसीना टपक रहा था और वह दर्द की कोई भी आवाज़ दबा रहा था। ये देखकर माइडा ने सिर हिलाया और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मार्शल, मेरे साथ आओ। वह एक पीछे के कमरे की ओर बढ़ा। मार्शल नाम का आदमी उसके पीछे पीछे आया। उसका चेहरा भावहीन था। अंधेरी झोपड़ी के अंदर सिर्फ सिर के आकार की एक खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में खड़े होकर मार्शल मेज पर माइडा के हाव भाव नहीं देख पा रहा था। काफ़ी देर रुकने के बाद, क्या तुमने ठीक है मामला संभाल लिया? हाँ, मैंने ज़्यादा लेने की हिम्मत नहीं की। जादूगरों के सोते समय हर बार बस थोड़ा सा। मैंने लगभग 1 किलोग्राम जमा कर लिया है। अच्छा, माइडा की मुश्किल से छिपी खुशी अंधेरे में गूंज रही थी। और सूमो के बेस का पता लगाने का काम। इस पर मार्शल लगभग रो पड़ा। लॉर्ड माइडा, पिछली बार मैंने ज़्यादातर कोबोल्ड्स को सूमो के शेल्टर की तरफ से हटा दिया था। सिर्फ 2 स्काउट टीमें छोड़ी थी। 1 दिन से ज़्यादा हो गया है, कोई खबर नहीं। मुझे डर है। हम आदमियों की सच में जाने की हिम्मत नहीं है। वह सूमो बेरहम है, घास काटने की तरह मारती है, और शेल्टर इतना सुरक्षित है, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। माइडा पहले तो परेशान दिखा, फिर साजिश वाली मुस्कान दी। हंसी डरावनी थी। बाहर तेज धूप के बावजूद मार्शल को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। बकवास, तुम्हें लगता है कि मैंने वह सामान सिर्फ देखने के लिए तुमसे छिपाया था? मैंने सीखा है कि अगर सही जगह पर रखा जाए, हा, तो हम बिना उंगली उठाए उसके तथाकथित अजेय खोल को तोड़ सकते हैं। तो भले ही वह मजबूत कंक्रीट का हो, जब तक तुम मेरी बात मानोगे, दुनिया का नंबर 1 शेल्टर सिर्फ एक फैंसी मकबरा होगा। अंदर जाते ही हम उसके शेल्टर के कोर को पकड़ लेंगे। हे, उस सीक्रेट के हाथ में होने से वे गंदे कुत्ते मुझ पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। माइडा ने दूसरों को कोबोल्ड्स कहने से मना किया था, फिर भी वह बिना किसी परवाह के खुद इस शब्द का इस्तेमाल करता रहा। आम बेइज्जती पर मार्शल ने अपने आप में नफरत दिखाई, फिर जम गया। ठीक है मार्शल, कोबोल्ड कैसल के अंदर जासूसी करने के बारे में क्या ख्याल है?
माइडा जोर से हंसा, टेबल से उठा, रोशनी में अंदर वाले बिस्तर पर गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कोबोल्ड्स इंसानी बातें नहीं समझ सकते थे। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह यहाँ जोर से साजिश भी करता तो कोई कोबोल्ड सुन नहीं पाता और नहीं बता पाता। हम कोबोल्ड कैसल में 3 बार घुसे, लेकिन हर बार हम सिर्फ तीसरी मंजिल तक ही पहुंच पाए। चौथी और 5वीं मंजिल सील है। मुझे शक है कि या तो उनके गनपाउडर स्टोर हैं या कोई अनजान राज वहां छिपा है। ये कहकर मार्शल ने इज्जत से अपने कोट से एक पीली चादर निकाली और नम्रता से उसे पेश किया। चौथी और 5वीं मंजिल, तो ये किला बड़े राज छुपाता है। पहली से तीसरी मंजिल और सप्लाई पॉइंट्स का पूरा लेआउट देखते हुए माइडा ने सिर हिलाया और एक कामुक मुस्कान फैल गई। मार्शल, बहुत बढ़िया। अगली बार जब तुम कुत्तों को सर्व करो तो होशियार रहना, चौथी और 5वीं मंजिल पर क्या है ये देखने का मौका ढूंढना, लेकिन याद रखना, जब तक हम सूमो का राज नहीं पकड़ लेते, ध्यान से चलना और चुप रहना। और पक्का करना कि इन बेवकूफ़ कुत्तों को सूमो के बारे में एक शब्द भी न सुनने को मिले। मैं गायब स्काउट टीमों को संभाल लूंगा। एक बार जब हम किला ले लेंगे तो तुम मेरे दाहिने हाथ के आदमी होगे। इस नई दुनिया में तुम और मैं एक नया सिस्टम बनाएंगे, सुंदरता, पैसा, सुरक्षा, सब कुछ पहुंच में है। जैसे ही उसने बात खत्म की, माइडा रोशनी में बिना रोक टोक के हंसने लगा, मैप को दूर रखते हुए आने वाले शानदार दिनों के सपने देख रहा था। अंधेरे में मार्शल के चेहरे के भाव तेजी से बदले, गुस्से से आवेग में, आवेग से शांति में। जब शांति एक हल्की ठंडी मुस्कान में बदली तो उसने अपनी पहले से ही सख्त मुट्ठियां भींच लीं। मार्शल ने नरमी से कहा, हाँ लॉर्ड माइडा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नई दुनिया हमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं। सभ्यता के इस दौर में हुआशिया में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आपको पहले से ही सारे जवाब पता हों और फिर आप एग्जाम दें तो पूरा कंट्रोल होने का एहसास इतना रोमांचक होगा कि आप खुशी से बेहोश हो सकते हैं। क्या वे यहाँ हैं? भौंक। थोड़ी ऊंची ढलान पर लेटे हुए सूमो ने ओरियो को थपथपाया, जो दौड़कर आया था और अभी भी जोर जोर से हाँफ रहा था। ओरियो को आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाते हुए देखकर सूमो ने अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। सूमो की नज़र से लगभग 60 मीटर आगे जली हुई पीली जमीन का एक टुकड़ा बिखरी हुई घास से ढका हुआ था, जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही दूर से आ रहे कोबोल्ड्स ने अपना रास्ता नहीं बदला, सूमो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही कुत्ते इंसानों में बदल जाएं, उनकी कुछ आदतें अभी भी पुरानी ही रहती हैं। जिस रास्ते से कोबोल्ड्स आए थे और जिस रास्ते से गए थे, उनके पैरों के निशानों को ध्यान से देखने पर कोई भी साफ साफ देख सकता था कि ये बिखरे हुए निशान असल में एक तय लाइन पर चल रहे थे। असल में इस लाइन पर कई बार चलने के बाद घास धीरे धीरे दब गई थी और लगभग एक सड़क बन गई थी। सॉल्टपीटर कैंप से भागकर आए सूमो को अचानक एक आइडिया आया जब उन्होंने देखा कि इतने चक्कर लगाने के बाद भी इन जानवरों ने अपना रास्ता नहीं बदला था। उसने तुरंत उनके घात लगाने वाले रास्ते के ठीक बीच में एक गड्ढा खोद दिया। कोबोल्ड्स के बहुत हल्के वजन को देखते हुए अगर वे इस पर पैर रखते तो ये जाल नहीं टूटता, लेकिन अगर सॉल्टपीटर ले जाने वाली गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती तो वह पक्का तुरंत नीचे गिर जाती। उस समय कोबोल्ड्स के पास गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बेशक वे पाताल लोक में इसके बारे में जितना चाहें सोच सकते थे। बदलो मत, हाँ बस सीधे इसी पर चलो अच्छे लड़कों। धड़ाम। जैसे ही सूमो ने फुसफुसाया, 4 कोबोल्ड्स आगे से खींच रहे थे और 2 पीछे से धक्का दे रहे थे। जैसे ही वे जाल के ऊपर से गुजरे, गाड़ी नीचे गिर गई। पीछे से धक्का देने वाले कोबोल्ड्स में से एक ने बहुत जोर से धक्का दिया था और वह भी नीचे गिर गया और दर्द भरी चीखें निकालने लगा। भौंक दी भौंक हिस, वुफ 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 वुफ। जैसे ही कोबोल्ड शमन चिल्लाया, सभी वॉरियर कोबोल्ड्स ने तुरंत एक घेरा बना लिया और बीच में 3 सम्मानित शमनों की रक्षा करने लगे। सभी कोबोल्ड सतर्कता से चारों ओर देखने लगे। कोबोल्ड शमनों ने अपनी छड़ें भी उठा ली थीं, किसी भी पल जादू करने के लिए तैयार। हालांकि 1 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए। हवा का एक झोंका आया और सबसे बाहरी कोबोल्ड के चेहरे पर एक पत्ता उड़कर आ गिरा। ऐसा लग रहा था कि हवा भी उनका मजाक उड़ा रही थी कि वे हवा से लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद, शायद यह महसूस करते हुए कि उन्होंने खुद को ही डरा दिया था, कोबोल्ड दस्ते ने तुरंत अपनी लाइन तोड़ दी और हंसते हुए चिल्लाने लगे, वूफ 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 वूफ। वॉरियर कोबोल्ड्स ये पता लगाने लगे कि नमक की गाड़ी को ऊपर कैसे खींचा जाए, जबकि शमन कोबोल्ड्स पास की एक झाड़ी के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। सभी कोबोल्ड्स बारी बारी से बड़े गड्ढे पर काम कर रहे थे, पूरे जोश के साथ। एक ठंडी हवा चली और एक शमन कोबोल्ड अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण खुद चलकर दूसरों को निर्देश देने चला गया। बाकी 2 शमन कोबोल्ड्स झाड़ी के नीचे बैठे रहे। ऐसे शांत और सुरक्षित माहौल में सभी कोबोल्ड्स ने अपनी चौकसी कम कर दी।
झाड़ी के नीचे बाईं ओर बैठा शमन कोबोल्ड अपनी छड़ी नीचे रखकर अपने बगल वाले दूसरे कोबोल्ड शमन से आराम से बातें करने लगा। दुर्भाग्य से 4 या 5 सेकंड के बाद, यह महसूस करते हुए कि उसके बगल वाले व्यक्ति ने काफी देर से जवाब नहीं दिया है, बाईं ओर वाले कोबोल्ड ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र में जो व्यक्ति 1 मिनट पहले ठीक था, अब उसकी गर्दन में एक काला तीर फंसा हुआ था। ये देखकर बाईं ओर वाले कोबोल्ड की आंखों में अचानक डर भर गया और उसने घबराकर खड़े होने और चिल्लाने की कोशिश की। हालांकि अगले ही सेकंड एक ऐसा ही काला तीर उसकी गर्दन के बीचों बीच घुस गया और तीर से बने बड़े छेद से काले खून की बूंदें बहने लगीं। जैसा कि एक बेहतरीन साइलेंट क्रॉसबो बोल्ट से उम्मीद थी, यह एहसास शायद एक स्नाइपर राइफल भी इसे हासिल नहीं कर सकती। 2 शमन कोबोल्ड्स की रहस्यमय मौतों का बाद के नरसंहार पर कोई असर नहीं पड़ा। बचे हुए क्रॉसबो बोल्ट्स को निकालकर और साधारण बोल्ट्स लोड करके सूमो ने आखिरी शैमन कोबोल्ड पर निशाना साधा और हल्के से ट्रिगर खींचा। अचानक घुमावदार रास्ते पर खून की एक धार फैल गई। आखिरी खतरा खत्म। तीनों शैमन कोबोल्ड्स के खत्म होने के बाद कोबोल्ड दस्ते ने न सिर्फ अपना कमांडिंग बैकबोन खो दिया, बल्कि अपनी रेंज वाली लड़ाई की क्षमता भी खो दी। सभी बेचारे वॉरियर कोबोल्ड सिर्फ एक घेरा बना पाए, लगातार चिल्ला रहे थे और सूमो के तीरों से एक एक करके मारे जा रहे थे। 12 लोगों का दस्ता। तरकश से सभी 5 क्रॉसबो बोल्ट चलाने के बाद एक ही पल में सिर्फ 4 कोबोल्ड बचे। इस समय कोबोल्ड दस्ता टूटने की कगार पर था। बिना किसी आवाज के सूमो ने एक बार फिर हवा में घूमने जैसा इशारा किया और उसके हाथ में 5 क्रॉसबो बोल्ट आ गए। अगले ही पल जैसे ही बोल्ट तरकश में लोड हुए, 3, 2, 1, जब आखिरी की बारी आई तो वॉरियर कोबोल्ड ने अचानक पहले वाले सरेंडर करने वाले शैमन कोबोल्ड की नकल की, जमीन पर गिर गया और हार मानकर घुटनों के बल बैठ गया। फिर से सरेंडर कर दिया। लगता है कि जब बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो कोबोल्ड्स की लड़ने की भावना खत्म हो जाती है। जमीन पर लेटे हुए और बार बार यह पक्का करने के बाद कि सिर्फ एक कोबोल्ड बचा है, सूमो को एक ख्याल आया। उसने इलेक्ट्रिक क्रॉसबो की पावर बंद कर दी और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में वापस रख दिया। अगले ही पल फाइन आयरन इलेक्ट्रिक भाला हवा में से निकला और सूमो ने उसे पकड़ लिया। ओरियो, मुझे कवर करो। धीमी गुर्राहट के साथ सूमो जमीन से खड़ा हो गया। इस पर जमीन पर लेटे कोबोल्ड ने तुरंत सूमो को देख लिया और उसी समय कोबोल्ड की आंखों से ज्यादातर डर कम हो गया। असल में सूमो की नज़र में वॉरियर कोबोल्ड फिर से खड़ा हो गया, अपना भाला पकड़े हुए और ध्यान से घूरने लगा। क्या हुआ, अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? आओ, पास आओ और कोशिश करो। हल्के कवच पहने, इलेक्ट्रिक भाला पकड़े और कॉम्बैट सूट पहने हुए तुलना में कोबोल्ड योद्धा एक आदिम आदमी जैसा लग रहा था। साजो सामान के मामले में वह पहले ही बहुत पीछे था। 1 कदम, 2 कदम, 1 कदम, 2 कदम, शैतान की चाल की तरह। सूमो आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे दूरी कम होती गई, वह साफ देख सकता था कि कोबोल्ड योद्धा का भाला पकड़ने वाला हाथ पहले ही थोड़ा टेढ़ा हो गया था। उसकी आंखों में मरने की तैयारी का भाव भी था। अच्छा, आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। ये देखकर कि उनके बीच की दूरी 20 मीटर से कम थी, सूमो ने अपने हाथ में बिजली का भाला पकड़कर दहाड़ा और आगे बढ़ा। कोबोल्ड योद्धा ने यह देखकर वह भी आगे बढ़ा। कमजोर दिखने वाले कोबोल्ड ने ठीक उसी पल जब दोनों टकराने वाले थे, अपने वार को एक जोरदार हमले में बदल दिया। धड़ाम। अगले ही पल हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी जिससे एक कंपन हुआ। हाथ से रोको, पैर से मारो। सूमो ने बिजली के भाले को मजबूती से आड़ा पकड़ा, सिर्फ अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके हमले को रोका। उसने इसके बाद एक उड़ती हुई किक मारी जिससे अभी भी हैरान कोबोल्ड 3 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। सूमो की आंखों में उत्सुकता की एक चमक दिखी। उसने कोबोल्ड के भाले को अपने पैर के नीचे से उसकी तरफ किक मारी, जिससे कोबोल्ड को फिर से लड़ने का इशारा किया। सूमो की चुनौती देखकर कोबोल्ड योद्धा अंदर से गुस्सा हो गया और एक बार फिर चिल्लाया। जैसे ही वह उठा, अपना भाला पकड़ा और वार किया। धातु से धातु टकराने की कई आवाजें आईं। नजदीकी लड़ाई का अभ्यास करने के इरादे से सूमो ने सिर्फ बचाव किया और हमला नहीं किया। ऊपर से रोको और वार करो। घोड़े की मुद्रा में बगल से वार। आड़ी किक कोड़े की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोबोल्ड योद्धा का पलड़ा भारी था। वह लगातार हमला कर रहा था, लेकिन सूमो ने बिना किसी गलती के बचाव किया, आगे पीछे होते हुए। 3 से 5 मिनट की कड़ी लड़ाई के बाद जैसे ही कोबोल्ड योद्धा के अगले वार से सूमो बच गया, जिसने फिर अपने भाले को कोड़े में बदल दिया, जिससे कोबोल्ड लड़खड़ा गया और अपना हथियार गिरा दिया। कोबोल्ड योद्धा बस जमीन पर लेट गया। अब और लड़ाई नहीं, हम बस इतना ही। अपनी बाहों में लगातार बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए और जमीन पर हौंफते हुए कोबोल्ड को देखकर सूमो ने हैरानी से अपने बगल में बैठे ओरियो को देखा। ओरियो, जो पहले तो तनाव में था लेकिन अब लगभग सो रहा था, उसने भी हैरानी से सूमो को देखा।
अरे, मैं पहले से ही इतना ताकतवर हूँ। कोबोल्ड योद्धा के पूरी तरह से निराश चेहरे को देखकर सूमो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह भी उसके बगल में बैठ गया। ओरियो, उसके लिए ट्रांसलेट करो। उसे बताओ कि मैं उसके अच्छे से आराम करने का इंतज़ार करूंगा, फिर हम दोबारा लड़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आज हमारे पास बहुत समय है। सूमो की बातें सुनकर लेटा हुआ ओरियो आलस से चलकर आया। उसने अपनी फर्राटेदार भौंकने वाली भाषा में बात करना शुरू कर दिया। कोबोल्ड ने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि सूमो इतना चालाक होगा जो लड़ाई में अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आएगा। अब अचानक सूमो की दोस्ताना रिक्वेस्ट सुनकर पूरा कुत्ता हैरान रह गया। जब उसने दोबारा सूमो को देखा तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले ही सेकंड जमीन पर लेटा हुआ कोबोल्ड दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके तेजी से युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन धप धप, दो धीमी आवाजें एक गूंजती हुई बिजली के कट की आवाज के साथ मिलीं। कोबोल्ड के पीछे एक काली परछाई तेजी से गुजरी। गूंजता हुआ बिजली का भला बिजली में बदल गया और जब तक वह साफ दिखाई देता तब तक वह कोबोल्ड की छाती के आर पार हो चुका था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लड़ने का इंतजार करूंगा। क्योंकि तुम भागना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें नीचे ही भेज सकता हूं। बिजली का भाला निकालकर और पावर बंद करके सूमो ने भाले की नोक से खून को कोबोल्ड के शरीर पर पहुंच दिया। सूमो ने आह भरी और इस लड़ाई के भरपूर इनामों की जांच करने के लिए बड़े गड्ढे की ओर चला गया। घास पर कोबोल्ड की छाती से काला खून बह रहा था। अपने आखिरी पलों में ऐसा लगा कि उसने प्रजातियों की बाधा को पार कर लिया है और उन शब्दों को समझ गया है जो अभी भी हवा में गूंज रहे थे। मिलिट्री कॉम्बैट फिस्ट, ये डरावना है।